क्या राजनीति में आने की दिलचस्पी आपकी हमेशा से थी? यू ऑलवेज वांटेड टू कम? बहुत ज्यादा नहीं थी। अन्ना हजारे संदीप जी कई बार कहते रहे हैं कि उन्हें एक तरीके से नजरबंद अरविंद केजरीवाल ने किया, ऐसा भी आपको लगता है? ये जो है ना केजरीवाल, ये मुझे अनशन नहीं तोड़ने देता। ऑलमोस्ट जैसे होता है जेल में कर दिया एंड ही एक्चुअली सेड कि देखो ये तो मुझे चाहते हैं कि मैं अनशन में ही खत्म हो जाऊं। क्या कुछ परिप्रेक्ष्य आपके जहन में है? स्वाभाविक है कि आप मुख्यमंत्री के बेटे हो, उनके परिवार से हो, तो लोग थोड़ा आपको अलग नजर से देखते हैं, अपेक्षाएं भी ज्यादा होती हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार गए। केजरीवाल एक बात को नहीं समझते हैं कि इस समय माहौल था उनको हारने का। मुख्यमंत्री कोई काम का नहीं है। बीजेपी को अगर आप ले लो तो एक वो शीश महल और एक जमुना जी साफ नहीं हुई जी। इसके अलावा उनके पास कोई तीसरी चीज थी नहीं कहने की। भ्रष्टाचार के भी जितने मामले थे कांग्रेस ने उठाए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, भ्रष्टाचार में, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट में, जहां जहां भी इनकी बात थी, हम ही लोगों ने इनकी बात काउंटर की। यार आप तो अल्टीमेटली आम आदमी से मिल जाओगे। और उसको नफरत थी केजरीवाल से। सड़कों में इतने लोगों ने मुझसे कहा यार इसको हटाओ, इस गलत आदमी को दिल्ली से दूर करो। शीला दीक्षित की इतनी बड़ी लेगेसी रही है, उन्होंने दिल्ली में बहुत काम किया। मुझे नहीं लगता है कि शीला जी की लेगेसी का जो काम है उसमें कोई दिल्ली वालों को दिलचस्पी है। आपकी उनकी जब भी आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी वो लोकपाल के भी समय 2013-2012 में, तो क्या कुछ आपकी चर्चाएं हुई उनके साथ? 2-4 बार जब मैंने उनको राजनीति की बात की तो ऐसे बात करते थे जैसे राजनीति जैसी गंदी तो कोई चीज नहीं है, मैं तो कभी जाऊंगा नहीं। अब तो बिहार का चुनाव है, वहां क्या करेंगे? बिहार के चुनाव में एक दोस्ती दिख रही है। तेजस्वी जी और राहुल जी मिले थे, लालू जी से मिलकर आए, हम लोग मिलकर नीतीश जी की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। एक कहावत है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुट्टों के बल चले। यानी कोशिश जरूरी है, नतीजा चाहे जो भी हो। ये बात आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जिस सीट पर अरविंद केजरीवाल अजय बने रहे, उसी सीट पर इस बार उन्हें बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित ने चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल ने इसी सीट पर संदीप दीक्षित की माताजी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को हरा करके एक तरीके से अपनी राजनीति शुरू की और अब उसी सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुछ लोग इसके पीछे संदीप दीक्षित को मिले वोटों को जिम्मेदार कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संदीप दीक्षित ने अपनी माताजी की हार का बदला लिया। तो आज मेरे साथ संदीप दीक्षित इस समय मौजूद हैं और ये सवाल मैं उनसे ही कर लेती हूँ। सर, इससे पहले कि मैं सियासी सवालों पर पहुंचूं, सियासत के सवालों पर पहुंचूं, मैं जैसे ही इस घर में घुसी मुझे सबसे पहले आपकी माताजी की तस्वीर नजर आई। मैं आपके बचपन की कहानी से शुरू करना चाहती हूँ और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बचपन आपका कैसा बीता, क्योंकि जाहिर है सियासी माहौल रहा होगा, तो क्या कुछ परिप्रेक्ष्य आपके जहन में है? देखिए, मेरे दादाजी उस समय पॉलिटिक्स में थे और मदर हमारी उनको मदद करती थी, और लेकिन स्कूल में कोई इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं था। नेचुरली थोड़ा सा बड़ा घर था, लॉन ऑन था, उतना ज़रूर था। और एक इतने भी एक समझ लो एक मन में था कि नहीं भाई हम लोग एक कांग्रेस परिवार से हैं जी। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा राजनीति में था नहीं। स्कूल में जैसे और बच्चे होते हैं वैसे हम लोग थे। फिर मैं दादाजी मेरे बेंगलोर गए तो उनके साथ वहाँ गया, फिर पापा के साथ आगरा में पढ़ा, कई जगहों पे पढ़ते रहे। पर स्कूल के जीवन में कोई राजनीति का बहुत बड़ा प्रभाव माने तो कोई मन में था नहीं। हाँ, लोग आते जाते थे। इतना है कि हमेशा एक भरा हुआ घर देखा है, जिसे कहते हैं कि सामान्य सिर्फ परिवार के अंदर ही रहें वो कम था। लोगों का आना जाना, खाने के टेबल पे भी बहुत से लोगों का बैठना जिनको आप जानो ना जानो, इतना सब था। पर उसके अलावा कोई ये माने कि कोई अलग से कुछ था, बल्कि कभी कभी तो हमें कोई जैसा भी नहीं था कि कांग्रेस है क्या, इतना कुछ ज़्यादा नहीं पता चलता था जी। तो सब लोग जैसे नॉर्मल औरों का जीवन बीतता वैसे ही था। हाँ, लेकिन जैसे सर हमने बहुत सारी कहानी सुनी है, जब आप स्कूल में होते हैं तो पता होता है, जैसे राजेंद्र प्रसाद के बेटे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं पहुंचा और उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे पिता उनके यहाँ काम करते हैं, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पिता खुद ही उस पद पर हैं। तो उस तरीके का व्यक्तित्व रहा, उस तरह की छवि शीला दीक्षित की रही है। और जब राजनीति की उन्होंने जब मैं वो पूरी तरीके से सक्रिय रही और दिल्ली की जब मुख्यमंत्री बनी, उस समय क्या बदलाव आपने महसूस किया कांग्रेस के भी अंदर?
नहीं देखो, वो तो क्या था पहले, देखिए एक तो आप 1990s ले लो, उस समय शीला जी कहीं सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस के बाहर थी जब मेरा व्यावसायिक जीवन शुरू हुआ। तो मैं, और मेरा व्यावसायिक जीवन दिल्ली के बाहर रहा है, दिल्ली में मैं कभी काम नहीं किया, मैं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ काम करता था। तो वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा आप कहाँ हो, किससे संबंधित हो, क्या हो, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। उस समय वो किसी पद में भी नहीं थी। वो 84 से 89 90 तक रही MP और मंत्री। पर उस समय मैं कॉलेज में था, और कॉलेज में तो हॉस्टल में हम लोग थे, तो हॉस्टल में तो एक अपनी जिंदगी होती है जी। जब CM बनी तो शुरू में तो मध्य प्रदेश में था, और फिर 10 साल एक सांसद रहा। हाँ, ये जरूर है कि जब आप राजनीति में आए तो स्वाभाविक है कि आप मुख्यमंत्री के बेटे हो, उनके परिवार से हो, तो लोग थोड़ा आपको अलग नज़र से देखते हैं, अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आगे अगर आप राजनीति में एक और जितने हो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली पद पे पहुंचोगे, तो आपके साथ अगर लिंक करेंगे तो उनकी भी राजनीति अच्छी होगी। वो एक स्वाभाविक, उससे एक समझ लो एक ज़्यादा बड़ा एक दायरा बना राजनीति का, जितना एक सामान्य समय में बनता था। सर, क्या राजनीति में आने की दिलचस्पी आपकी हमेशा से थी? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये मेरी दिलचस्पी आई है 2002 से, जब गुजरात में हुआ था। तो उस समय मैं गया था गुजरात में, और वहाँ मैं मध्य प्रदेश में काम करता था। हम लोग छोटा मोटा कुछ ट्राइबल एरियाज़ में काम किया करते थे। तो मैं जब गया गुजरात में, तो उस समय वो जो अनुभव था वो अच्छा नहीं था। एक लगा कि नहीं, एक राज्य सरकार जो है अगर गलत रास्ते पर चले तो उसका एक दुष्प्रभाव होता है समाज पे, और एक लंबा दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तब मैंने मन किया कि नहीं, देखिए राजनीति में भी इंसान को हस्तक्षेप करना चाहिए, उसमें आना चाहिए। फिर 2004 का चुनाव आया। चुनाव में दिल्ली में 7 सीटें खाली थी जी। और ईस्ट दिल्ली में मैं, एक मेरा काम रहा था, क्योंकि जब मैडम लड़ी थी 97-98 में ईस्ट दिल्ली से, तो 2-3 महीने हम लोग ईस्ट दिल्ली में काम रहा था। फिर मैं संबंध बना के रखा था मैंने, जब भी दिल्ली आता था, कोई शादी हो, कोई कार्यक्रम हो, लोग बुला देते थे। उस समय तो ईस्ट दिल्ली जमुना पार बहुत बड़ी थी ना, आप देखो नरेला से लेके यहाँ मयूर विहार तक बहुत बड़ी थी, तो आना जाना बहुत रहता था वहाँ। अच्छा, क्योंकि जब मैं भले दिल्ली में नहीं था 98 से 2003 के बीच में, लेकिन कभी कभार जब भी दिल्ली आना तो वहाँ से विधायक आए, ब्लॉक प्रेसिडेंट कोई आया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई आया, तो सबको मैं जानता था, क्योंकि सबके साथ 2-2.5 महीने काम किया था जी। तो एक संबंध बना हुआ था। तो उस समय फिर जब ये हुआ कि नहीं, फिर मैंने भी एक इंटरेस्ट दिखाया, मैं अम्मा के पास भी गया कि लड़ना चाहता हूं, तो उनका ठीक है मैं देखती हूँ। शुरू में वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं थी, क्योंकि उस समय उन लोगों को शायद ये लग रहा था कि कोई दिल्ली में बहुत अच्छा राजनीतिक माहौल नहीं है, पता नहीं सीटें निकलेंगी नहीं निकलेंगी। आपको याद होगा कि दिल्ली हम लोगों ने जीती थी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारे थे। अटल जी ने जल्दी चुनाव बुलवा लिए थे, ऐसा कुछ माहौल था 2004 का। पर फिर उसमें हुआ, आगे चले, फिर कुछ विधायकों ने भी आके कहा कि भी आप भी लड़ लो, तो फिर हुआ, फिर टिकट हो गया। उसके बाद फिर सक्रिय राजनीति में आ गया। आप पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में आ गए। अब सर, अब करेंटली हम आते हैं, अभी क्या कुछ परिप्रेक्ष्य चल रहा है राजनीति का। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार गए। लोग कह रहे हैं कि आप जो 4000 वोटों का जो एक फासला, ये जो आपको मिला 4000 कुछ वोट, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था अरविंद केजरीवाल के साथ में। आप इसे कैसे देखते हैं? उसका कोई लेना देना नहीं था, हमारी तो कुछ वोट ही नहीं मिले, तो ये कहना कुछ हम लोगों ने कुछ किया, वो कुछ नहीं था मतलब। लेकिन जो माहौल हम लोगों ने दिल्ली में बनाया, उससे हारे हैं। केजरीवाल एक बात को नहीं समझते हैं कि इस समय माहौल था उनको हारने का जी, और जो हम लोगों ने नियोजित तरीके से कांग्रेस ने एक एक करके जितनी चीज़ों का वो कह रहे थे कि उन्होंने अच्छा काम किया है, उस पर सब पर जब हमने उन पर सवाल उठाए, तो दिल्ली की जनता में ये बात खड़ी हो गई कि ये मुख्यमंत्री कोई काम का नहीं है। उसके ऊपर उनके अपने अनुभव थे, तो एक तो अनुभव ने उसको बदनाम किया, एक हमने जो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया उसके खिलाफ जो एक माहौल बनाया। क्योंकि आप देखो, आप पूरे 4-5 महीने में आम आदमी पार्टी और बीजेपी को अगर आप ले लो, तो एक वो शीश महल और एक जमुना जी साफ नहीं हुई जी। इसके अलावा उनके पास कोई तीसरी चीज थी नहीं कहने की। भ्रष्टाचार के भी जितने मामले थे कांग्रेस ने उठाए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, भ्रष्टाचार में, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट में, जहां जहां भी इनकी बात थी, हम ही लोगों ने इनकी बात काउंटर की। तो माहौल कांग्रेस ने बनाया, जिस कारण से इनका हर जगह 10, 12, 15, 20% वोट कम हुआ। अब हुआ क्या, उसमें दो बातें हुई। एक, हमारा और आम आदमी पार्टी का बहुत कॉमन वोटर है, उसमें मुस्लिम है, दलित हैं और लोग हैं। जी जी जी। उसको आखिरी में ये लगा कि नहीं, कांग्रेस जो है सामने नहीं आकर लड़ पा रही, क्योंकि शायद हम पूरा कैंपेन नहीं खड़ा कर पाए, और एक माहौल था बार बार मीडिया में कि तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, तो वोट क्यों वेस्ट करें। ये एक माहौल बनाया, जबकि इसका कोई मतलब नहीं होता है। पहले भी होता था, आपको याद होगा जब बीएसपी वोट नहीं, सीटें नहीं लेती थी दिल्ली में, तब भी 15-16% उसको वोट मिलता था, कि लोग अपने प्रेफरेंस का देते थे। लेकिन इस समय लोग ये सोच रहे थे कि किसको हम दें जो सरकार बनाएगा।
तो जो एंटी बीजेपी वोटर था वो मन मार के भी वो वापस आम आदमी में चला गया, जो कांग्रेस को आ सकता था। और बहुत सा ऐसा डेवलपमेंट ओरिएंटेड वोटर था, उसके अंदर में जो हमने बातचीत सुनी कई जगह, दिल्ली में भी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, कि यार आप तो अल्टीमेटली आम आदमी से मिल जाओगे। और उसको नफरत थी केजरीवाल से। मैं बताऊं, नफरत मैं सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नहीं चाहते थे। सड़कों में इतने लोगों ने मुझसे कहा यार इसको हटाओ, इस गलत आदमी को दिल्ली से दूर करो। उसको जब ये सवाल सामने आता था कि अगर हमारी, बहुत लोग इसका नहीं विश्वास कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन अगर हमारी 2 4 6 8 सीटें भी आ गई तो हम तो जाकर आम आदमी के साथ ही बैठेंगे ना, बीजेपी को थोड़ी समर्थन करेंगे, जो बात सही भी है जी। भाई। अगर कितना भी हम आम आदमी पार्टी से विरोध करें, अगर अल्टीमेटली बैलेंस की बात आती और कांग्रेस को एक तरफ जाना होता सरकार बनाने के लिए, तो बीजेपी के साथ तो हम जाते ही नहीं, जी, कोई मतलब ही नहीं था। है। तो ये तो शक लोगों का था। तो ये इसमें कि नहीं भाई, किसी भी हालत में केजरीवाल ना कहीं दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाए, वो वोट भी हमसे अलग हो गया। तो सर, ये जो शीला दीक्षित की इतनी बड़ी लेगेसी रही है, उन्होंने दिल्ली में बहुत काम किया, अगर किसी की जबान पे नाम है तो शीला दीक्षित जी का रहा है, तो उस लेगेसी को कांग्रेस आखिर क्यों नहीं भुना पाई? नहीं देखिए, 2 चीजें, एक तो ठीक है लेगेसी नाम पर है जी, पर मुझे नहीं लगता है कि शीला जी की लेगेसी का जो काम है उसमें कोई दिल्ली वालों को दिलचस्पी है, क्योंकि दिल्ली ने आज भी विकास पे नहीं वोट दिया। इसने फ्री कर दिया, उसने फ्री कर दिया, इसकी ये कर देगा, वो अभी भी लोगों के मन में ज्यादा है। और शीला जी की पूरी राजनीति और काम मुफ्तखोरी के बिल्कुल अलग रहा जी, जाहिर है। कि नहीं काम करूंगी मैं। उनको जब हमने कहा भी कि आप तमाम चीजें फ्री और सस्ती कर दीजिए, उनका नहीं साहब मुझे विकास करना है, तो उनका एक नजरिया बिल्कुल अलग था। तो उनकी सोच को तो दिल्ली ने 2013 में ही रिजेक्ट कर दिया था। तो दिल्ली वालों को कोई बहुत ज्यादा विकास के प्रति आकर्षण नहीं है। कुछ लोगों को है, कुछ जमुना जी गंदी हो गई, हवा में पोल्यूशन है, सड़कें खराब दिख रही हैं, और दिल्ली में जिस तरीके की दुष्प्रभाव आएगा, जो काम नहीं हुआ 10 साल में, वो और 3-4 साल में दिखने लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि उनकी लेगेसी में कोई, उनके काम करने के तरीके या उनकी प्रायोरिटीज या उनकी जो प्राथमिकताएं थी वो दिल्ली की वोटर की प्राथमिकताएं, वो मुझे उतना नहीं लगता है कि उतना उसमें एक 1-to-1 रिलेशन है। हाँ, अब जो काम उन्होंने किया था वो तो दिखता ही है। आप कुछ भी कह लो 13, 14, 15 में ना उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का माहौल बना था उसमें कुछ निकल पाया जी, है ना, चुहिया भी नहीं निकली, पहाड़ तो छोड़ो। जी, दूसरा क्या है कि लोगों को दिखता कि काम तभी हुआ, ना कुछ नया दिख रहा है, ना कुछ नया बनता दिख रहा है। तो जो वर्ग मुफ्तखोरी में जाता है या जिसको लगता है कि नहीं वो ज्यादा जरूरी, उसने तो तब भी नहीं सोचा था, अब भी नहीं सोचा। बाकियों में कई लोगों में चर्चा आई, लेकिन इतनी कोई नहीं थी कि नहीं हमें उसी तरीके से काम चाहिए। उनको अभी भी, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अभी भी जैसे जो चीज़ें बटी, जो पैसा बटा, जो फ्री में चीज़ें दी गई, कम्बल बटे, जूते बटे, 1100 रुपये बटे, 2000 रुपये बटे, उसका प्रभाव और चीज़ों से बहुत ज़्यादा रहा। और ये पहली बार मैंने दिल्ली में देखा है कि त्वरित लालच जो है, उसी समय का जो लालच है या उस समय का जो भी उनको लोभ दिया जाता है, वो वोटर पर अब प्रभावी बन रहा है। पहले नहीं था ऐसा। देखिए, छोटा मोटा पैसा, शराब, इधर उधर की चीज़ें सब लोग हर बार बांटते हैं, जी, जी। लेकिन वो इतना प्रभावी हो जाए, ये मुझे पहली बार दिल्ली में इस चुनाव में देखा मैंने। सर, जैसा कि अभी आपने खुद कहा कि कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही थी कि कांग्रेस शायद आम आदमी पार्टी के साथ बैठ सकती है, लेकिन लेकिन नहीं, वो तो देखो सत्य था ना। अगर ऐसी डिवीजन आती कि भाई समझ लो दोनों पार्टी के 34 होते हैं, हमारे पास 2 विधायक होते हैं, तो हम किसको सपोर्ट करते हैं? जाहिर है बीजेपी को तो करते ही नहीं ना। हाँ। लेकिन सर, केजरीवाल ने तो आपको कबूल नहीं किया, कांग्रेस को कबूल नहीं किया। जब सीट डिवीजन की बात आई तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया। तो क्यों कांग्रेस, क्या उस लेगेसी को मेंटेन नहीं कर सकता? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही है हमारे देश। ऐसा है ना, दिल्ली में तो जो भी कारण रहे, देखो दिल्ली में जो माहौल बना 10, 11, 12, 13 में जी, जो आम आदमी पार्टी के ही उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने बनाया, उसने दिल्ली वालों को ये बता दिया कि भाई ये पार्टी बहुत भ्रष्ट है, इसने, और इसका हर काम पैसे के कारण था, जिस कारण से हम हटाए गए। वो बात हम अभी उसके बाद लोगों के दिलों में घर नहीं कर पाए। और आम आदमी पार्टी ने हमारे वोटर में जो चीज़ें सस्ते कर सहूलियत, इस तरीके की सहूलियत देकर जो की है, वो बहुत प्रभावी होता है। देखो, आपको कुछ भी आप कह लीजिए, जहाँ मतलब इस तरीके का एक माहौल बन जाए कि नहीं चलो कम से कम ये तो मिल रहा है सरकार से मेरे पास, वो बात फिर एक हो जाती है। तो इसलिए स्कूल किसने बनाया, अस्पताल किसने बनाया, बिजली व्यवस्था किसने ठीक की, पानी क्यों दिल्ली को मिला, वो भूल गए। पानी मिलने के बाद, बिजली ठीक होने के बाद, जैसे मैं बार बार, आप एक आंकड़ा देखिएगा, अगर आप आम आदमी पार्टी की जो वेबसाइट है बिजली विभाग की, अभी मैं उसका चाहूँ तो मैं आपको उसको फोटो दिखा देता हूँ, उसमें अगर आप पढ़ें तो उसमें सिसोदिया की फोटो है, उसमें नीचे दिया है कि 2007-8 के बाद जो दिल्ली में रिफॉर्म्स हुए बिजली में,
और 7-8 में स्वाभाविक है शीला जी की सरकार थी, और ये 18 की है। उसमें पिछले 10 साल में 30,000 करोड़ का दिल्ली को सेविंग्स हुई है। बिजली में 30,000 करोड़ की सेविंग, तो मान हर साल मतलब 3,000 करोड़ की जी। इनका टोटल बिजली का जो सब्सिडी है वो 1,500 करोड़ थी, आज का 1,800 करोड़ है। तो वो तो शीला जी ने जो पैसे बचाए उस कारण से आप सब्सिडी दे पाए ना, नहीं तो कहां से आते हैं 1,500-2,000 करोड़? आपने तो बचाए नहीं पैसे। आपकी अपनी वेबसाइट कहती है कि उस सरकार के कारण ये सेविंग हुई। अब इसलिए लोगों को क्या होता है, देखिए आप ये समझिए कि जब दिल्ली में 60-65% चोरी थी, और मुझे भी याद है जब मैं सांसद बना था ये चोरी कम करने का चल रहा था, 55-60% चोरी को लेकर हम 11-12-13% पर आ गए थे, और इन्होंने उसको 13-14% के बाद और कम किया जी। लेकिन जब आदमी के पास मीटर ही नहीं था, बिल ही नहीं कभी जिंदगी में देता था, जिसको बिल देने पड़े थे, उसके अंदर तो चोट लगेगी। तो जो पॉलिटिकली सेंसिटिव काम है, बहादुरी का काम है, वो तो शीला जी की सरकार ने किया। भाई मीटर लग गए तो गाली तो पड़ गई कांग्रेस को। आपने केवल क्या किया, जो पैसा उस समय बचा था, जो चोरी से पैसा जाता था, उसी को आपने सब्सिडी के रूप में इनको दे दिया। तो आपने वाहवाही लूटी, लेकिन आपने उस सिस्टम को ठीक करने का जो पूरा एक समझ लीजिए दर्दनाक पीरियड, कोई भी रिफॉर्म पेनफुल होता है ना। ऐसे नहीं जब आपकी टांग टूट गई और आपको फिजियोथेरेपी करनी है तो वो पेनफुल है, फिजियोथेरेपी होने के बाद आप कुछ भी कर लो। तो वो पेनफुल पीरियड तो कांग्रेस ने किया। पानी में बदलाव, पानी की मीटरिंग करनी, अच्छा पानी लाना, सुएज के सिस्टम डलवाने, वहाँ अगर जहाँ झुग्गी हटनी है या घर हटनी है उसको हटाकर आपको डेमोलिशन का काम करना। आपको अब देखिए इतनी बड़ी दिल्ली में मार्केट थी पंचकुइया रोड की, फर्नीचर का हिंदुस्तान भर का वहाँ फर्नीचर आता था। शीला जी ने पूरी मार्केट उठवाई, नहीं तो वहाँ मेट्रो नहीं बनती। उसके बाद आप देखिए क्यों मेट्रो नहीं बन रही पिछले 10 साल में, क्योंकि एक भी जगह आप उस तरीके का बहादुरी का काम नहीं कर पा रहे। तो मेरा यह था कि वो जो एक शीला जी के समय में एक आदतन काम था सरकार का कि नहीं, जन कल्याण में हमें काम करना होगा, भले राजनीति का हमको इस पे दुष्प्रभाव हो, वो इन्होंने टोटली बदल दिया। और आज कोई भी पार्टी ये हिम्मत नहीं कर सकती है कि हम वोट को ना देखकर विकास का काम किया जाए। लेकिन सर जब इतनी सारी बातें हैं और आपने जैसा बताया कि शीला दीक्षित के काम को लेकर के वो आगे आए, लेकिन वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट जो है वो आम आदमी पार्टी उठाने का कोशिश कर रही थी। तो फिर कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनको बैठना ही पड़े, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को नकारा है जगह जगह पर? देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीजें सामान्य सरकार या अपने सामान्य राजनीतिक हित से बड़ी होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो कुछ नीतियां हैं सांप्रदायिकता को लेकर, हमारे हिसाब से मतलब एक जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो उनकी एक सोच है, जो आर्थिक रूप में एक सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के साथ बैठे रहने की उनकी सोच है, जो हमारा एक आलोचना है बीजेपी की, कोई इसको माने ना माने, कांग्रेस की आलोचना है। हमको लगता है कि अंततः ये 3 या 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई भी और हो वो बीजेपी की सरकार से बेहतर होगा। भाई सड़कें हम बाद में बना लेंगे, स्वेज सिस्टम हम ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर समाज का ताना बाना टूट जाता है, अगर शांति की व्यवस्था टूट जाती है, अगर लोगों के अंदर में सांप्रदायिकता भर जाती है, अगर एक दूसरे के प्रति द्वेष आ जाता है, अगर पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था कुछ ही लोगों के हाथ में चली जाती है, तो उस चीज़ों को बदलने में तो सदियां लग जाएंगी। तो हमारा कभी कभी ये होता है कि चलिए ये विकास की चीज़ें हैं, फिर भी आज नहीं कल सरकार आएगी, परसों आएगी, हम इसको ठीक कर लेंगे, कितना भी होगा। बड़ी चीज़ों को संभालना जो है बहुत बड़ी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कई सालों तक आप फिर ठीक नहीं कर पाते। तो उस कारण से हमें लगता है कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना किसी भी हालत में, हमारी जो ब्रॉड राजनीतिक सोच और परंपरा है, जिसको आइडियोलॉजी कहते हैं, आइडिया कहते हैं, कुछ भी आप कह लो, उसमें हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। और बाकी पार्टी कितनी अच्छी हो कितनी खराब हो, अगर आप ओवरऑल बैलेंस मानेंगे तो इस बैलेंस में चलो हम इनके साथ ही खड़े होना। कभी कभी होता है ना, मित्रों में भी हम देखते हैं कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे लिए फंडामेंटल होती हैं। अगर कोई मित्र उसके खिलाफ चला जाता है तो कितना भी अच्छा मित्र हम उसका साथ छोड़ देते हैं, और कोई मित्र के साथ हमारा बहुत नाभी संबंध हो, फंडामेंटल चीजों में अगर साथ है तो हम फिर भी उसके साथ रहते हैं। तो वो चीज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी करते हैं, पार्टियां उसको बड़े स्तर पर भी करती हैं। इस कारण से बीजेपी के साथ जाना हमारे लिए एक तरीके से असंभव बात है। संदीप जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का साथ उनके साथियों ने छोड़ दिया, और आई रिमेम्बर अन्ना हजारे की तरफ से कहा गया कि वो बिगड़ गए हैं, वो गलत रास्ते पर चले गए हैं। आपकी उनकी जब भी आपकी उनसे मुलाकात हुई होगी, वो लोकपाल के भी समय 2013-2012 में, तो क्या कुछ आपकी चर्चाएं हुई उनके साथ? देखिए बहुत ज्यादा नहीं थी वो मुझे कोई कभी भी कोई बहुत प्रैक्टिकल आदमी नहीं दिखे। हाँ ये जरूर था
कि 11, 12, 13 में मैं ये नहीं समझता था कि ये पॉलिटिकल हो जाएंगे, वो 12 के अरविंद बाद केजरीवाल। हाँ, मुझे नहीं लगता था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मॉरल बात करते थे। और 2-4 बार जब मैंने इनको राजनीति की बात की तो ऐसे बात करते थे जैसे राजनीति जैसी गंदी तो कोई चीज़ नहीं है, मैं तो कभी जाऊँगा नहीं। तो उस समय भाई हमारे पास कोई ऐसा कारण तो था नहीं कि हम इनको डाउट करें। भाई एक व्यक्ति थे, एक अच्छी चीज़ करना, इनके हिसाब से अच्छी चीज़ करना चाहते थे, उनके आंदोलन के कारण सरकार दिक्कत में थी, हमारा काम था कि उसको सुलझाओ, सरकार जितना हो सकता है। अल्टीमेटली लोकपाल बिल तो पास हो ही गया ना, और जिस लोकपाल को लेके ये सड़कों पे कूदते थे कि उसके आने से देश में सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, है ना, 6 साल से लोकपाल, क्या हुआ उसका? लोकपाल बिल्कुल फर्जी था मामला। लेकिन वो एक राजनीतिक समस्या जब बनती है तो उसको सुलझाना पड़ता है ना। कोई भी समस्या उसमें एक्चुअल में वो समस्या है कि नहीं अलग होता है। पॉलिटिक्स में तो परसेप्शन होता है ना। परसेप्शन था कि लोकपाल जो है बहुत जरूरी है, सबको लगता था देश में क्रांति आ जाएगी। अच्छे खासे जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के चिल्लाते थे कि लोकपाल आने में आपको क्या दिक्कत हो रही है। अगर उनसे ये पूछो कि लोकपाल के आने से क्या हो जाएगा तो कोई जवाब नहीं दे पाता था। तो उस समय जब इनसे मुझे बार बार बात हुई तो मुझे लगता था एक तो हर चीज का एक कोई और तर्क दे देना, और कभी कभी ऐसा लगता था कि ये चाहते ही नहीं है मसला सुलझे। भाई अगर ये 4 पॉइंट लेकर आए, ठीक है, सरकार 2 मान गई तो 2 पे आप कॉम्प्रोमाइज, चलो नहीं, फिर अच्छा वो चलो एक और मान लेते तो 4 और ले आए। जिन चीजों पे डिसाइड हुआ था कि ये डिस्कस ही नहीं होगा उनको वापस लेकर आ गए। तो इसको कहते हैं ना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी आदमी था। ये तो मैंने तब भी कहा था, इनके जो साथी थे मैंने भी उनसे कहा कि ये इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी है। फाइनेंशियली अनएचुअली तो भाई नेचुरली एनजीओ चलाता है, कौन डिसऑनेस्ट होगा, क्या होगा। ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी फाइनेंस की तो तब पता चलती ना जब आपको मौका मिले जी। मौका ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे डिसऑनेस्ट हो जाओगे। लेकिन इंटेलेक्चुअली ये आदमी शुरू से डिसऑनेस्ट था। तो उस समय जब संदीप जी ये सारी चर्चाएं हो रही थी लोकपाल को लेकर के भी जब चर्चाएं हो रही थी, आई रिमेम्बर 2013 में जो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया, ये आइडिया किसका था सर? देखिए ये आइडिया मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। जिस दिन पोलिंग हुई शाम को मैम ने इस्तीफा दिया, उस शाम को कुछ विधायक आए थे मिलने, और ये क्या कहते हैं शकील अहमद जी भी उस समय आए। तो अगले दिन विधायक आए और उसमें मुझे याद है मतीन भाई ने बहुत जोर से कहा कि भाई हमको आम आदमी को समर्थन देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे वोटर कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं बनी, दोबारा इलेक्शन हुआ तो हम तो आम आदमी में चले जाएंगे। मुझे याद है मतीन भाई ने ये चीज़ बड़ी जोर से कही। एक अशोक सिंह जी थे एक्स MLA, उन्होंने भी यही बात कही। ऐसे करके 2-3 और लोग आए, 2-3 और हमारे जो विधायक थे उन्होंने भी आके यही कहा कि भाई अगर हमने सपोर्ट नहीं दिया और अगर वो मिड टर्म हो गया तो हमारा वोटर हमसे चला जाएगा। तो उस समय मुझे याद है ये लोग 7-8 बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे, शीला जी भी थी, शकील अहमद जी भी थे, राहुल जी भी थे। नहीं राहुल जी भी थे, ये मैडम के घर पे हुई थी। जी जी जी। तो उसमें से 5-6 ने तो बहुत क्लियरली कहा और ऑलमोस्ट इतना कहा कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो हम 3-4 तो चले जाएंगे उनके साथ। उसमें इतना मुझे याद है जैसे ओखला से ये जीते थे आसिफ मोहम्मद खान, आसिफ शायद नहीं उसके सपोर्ट में थे, लेकिन वो भी ये कह रहे थे कि लोगों में यही है कि भाई बीजेपी की सरकार मत बनने दो। ये नहीं था कि इसकी सरकार बनने दो, बीजेपी की सरकार नहीं बनने दो। और उस समय अगर आपको देखा होगा जो हमारे जो 7-8 जीत कर आए थे उसमें ज्यादातर लोग उस इलाकों से थे जहां काफी माइनॉरिटी वोटर था जी। तो फिर शकील अहमद जी ने कहा, फिर मैम ने कहा ठीक है भाई आपको जो डिसाइड करना करिए। फिर ये लोग शायद डिसीजन लेकर ऊपर गए होंगे और हुआ होगा कि ठीक है। तो इस सर्कमस्टांस में ऐसी उस समय एक परिस्थिति बन गई कि जिसमें विधायकों ने भी कहा हमें सपोर्ट करना है, फिर हाईकमांड ने कहा कर दीजिए। अन्ना हजारे संदीप जी कई बार कहते रहे कि उन्हें एक तरीके से नजरबंद अरविंद केजरीवाल ने किया, ऐसा भी हाँ, ये तो था। देखो मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, मैंने एक ही और जगह एक इंटरव्यू में इंस्टेंस बताया था कि हुआ क्या, आपको याद होगा जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई लोकपाल की पूरे दिन जी, ठीक है, ये चाहते थे कि लोकपाल चर्चा हो, पार्लियामेंट इसको पास कर दे। तो इनसे हम लोगों ने कहा ऐसे नहीं पास होता, बिल बनेगा तब पास होगा। इन लोगों को पता नहीं प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था या जान के अनजान बनते थे सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। चलिए खैर, तो क्या हुआ शाम को जब 6:30-7 बजे के करीब 6-6:30 बजे चर्चा खत्म हो गई तो प्रधानमंत्री ने एक पत्र लिखा इनको, क्या कहते हैं अन्ना हजारे को, कि तमाम दिन में चर्चाएं आई हैं, वो सारी की सारी चर्चाएं हम उस कमेटी को भेज रहे हैं जो इस बिल को बना रही है, और मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप जो है अपना अनशन वापस ले लीजिए। तब मैं कॉरिडोर में था, मैं वापस जा रहा था तो मुझे विलासराव देशमुख जी उस समय मंत्री थे, उनका फोन आया, संदीप कहाँ हो? मैंने कहा सर घर जाऊँ। कहेगा तुम साथ चलो। पीएम ने मुझे चिट्ठी दी है उनको देने के लिए, और बड़प्पन था विलासराव जी का, तुम भी साथ चलो। मैंने कहा सर, कहेगा नहीं देखो तुमने पूरा नेगोशिएट किया है, यू शुड बी देयर, यू डिजर्व टू बी देयर। उनकी बहुत बड़प्पन की बात है। तो विलासराव देशमुख जी, मैं उनकी जब गाड़ी में गया, विलास मुट्टमवार जी, मैं, हम तीनों उनकी गाड़ी में बैठे और रामलीला के लिए मैदान के लिए निकल गए।
मुझे मालूम था कि रामलीला मैदान बिल्कुल एक किले की तरह इन्होंने बना रखा है। तो मैंने वहाँ का जो डीसीपी था लोकल एसीपी, उसको मैंने फ़ोन किया। मैं उनको जानता था कि भाई साहब 2 मंत्री आ रहे हैं, पीछे का आपको दरवाज़ा खुलवाना है। और अंदर अन्ना हजारे के साथ कोई 10-12 लोग महाराष्ट्र से आए हुए थे जो विलासराव जी के टच में थे। जी। इन्होंने उनको फ़ोन कर दिया। चलिए हम जब वहाँ पहुँचे तो आप मानेंगे नहीं, बड़ा जो बाहर का गेट है उसमें कोई 25-30 ताले लगे हुए थे, चेन ताले जैसे पता नहीं कौन सा जेल है अंदर का। और वो पुलिस के लगाए हुए नहीं थे, वो इन्हीं लोगों के, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोगों के लगाए हुए थे। बिल्कुल किलाबंदी कर रखी थी कि कोई गलती से घुस ना जाए। खैर पुलिस ने भी उसको मदद की खोलने में। जो महाराष्ट्र के लोग थे 12-13 लोग, मुझे याद है, लंबी ऊंची टोपी जो महाराष्ट्र के खेडूत पहनते हैं ना, वो पहन के वो लोग आए नीचे। वो दरवाज़ा खोला तो विलासराव जी, मैं और मुट्टेमराज जी, हम तीनों ऊपर चढ़े। तो जैसे हम ऊपर चढ़े सीढ़ी के, वहाँ पैरापेट है। पैरापेट जो रामलीला मैदान का मंच माना जाता है, उसके पहले दाहिने साइड को एक खुली जगह है जहां इन्होंने राइट हैंड साइड में एक टेम्पररी झुग्गी सी बना रखी थी, ये इंप्रेशन देने के लिए कि अन्ना बड़े भारी गांधी हैं, झुग्गी में रहते हैं, जो भी इनका नाटक होगा। और हम लोग जैसे ही ऊपर गए तो आप देखिएगा ये जो 12-13 लोग थे, एक सिपाही की तरह इन्होंने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। और ऐसा लगा कि ये नहीं चाहते थे कि कोई और हमें मिले। और एकदम ऊपर चढ़ते हुए तब तक मनीष सिसोदिया बाहर निकल कर आए और मिलना चाहते थे, इन्होंने मना कर दिया। हम सीधे उस झुग्गी में घुस गए और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। तो जब हम अंदर गए, अन्ना हजारे बैठे हुए थे, विलासराव जी बैठ गए, मुट्टमराज जी, मैं खड़े हुए थे। मैंने भी नमस्ते किया, उन्होंने नमस्ते किया। मैं अन्ना जी को पहले से जानता था, 2002 में 2001 में उनसे मुलाकात हुई थी। तो वहाँ देशमुख जी ने उनको चिट्ठी दी। उनमें आपस में मराठी में कुछ बात हुई, ऐसे बात हुई जैसे एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। तो मैंने मुट्टमराज जी से कहा, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? कहने ग्रीटिंग कर रहे हैं, मैं पूछ रहा क्या है चिट्ठी में। तो उन्होंने चिट्ठी दी, उन्होंने चिट्ठी खोली और चिट्ठी थोड़ी सी पढ़ी। उनका नहीं ये तो ठीक है। फिर उन्होंने मराठी में कुछ बातें इनसे कहना शुरू किया। तो विलास मुट्टमराज जी ने वर्बाटे में मुझे बातें बताना शुरू किया। उसने ये कहा कि देखो यार, ये जो है ना केजरीवाल, ये मुझे अनशन नहीं तोड़ने देगा। ये लोग चाहते नहीं है कि मैं अनशन तोड़ूं। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने मुझे ऑलमोस्ट जैसे होता है जेल में कर दिया। एंड ही एक्चुअली सेड कि देखो ये तो मुझे चाहते हैं कि मैं अनशन में ही खत्म हो जाऊं। दिस इज व्हाट विलास मुट्टमराज जी टोल्ड मी वेरी वेरी क्लियरली। यस। एनीवे, एंड ही सेड कि इसलिए इन्होंने ये कहा है कि हम बाहर जाएंगे। फिर रणनीति ये बनी कि हम बाहर जाएंगे, इनके जो 11-12 लोग आए हैं महाराष्ट्र से, वो हमें प्रोटेक्शन देंगे और सीधे स्टेज में घुसते ही ये जाकर स्टेज में बैठ जाएंगे। और उन्होंने विलासराव जी से कहा, चिट्ठी किसी से शेयर मत करना, तुम सीधे उस पर चले जाना पोडियम पे और वहां चिट्ठी पढ़ देना। और जैसे ही तुम चिट्ठी पढ़ोगे, मैं कह दूंगा कि मैं अनशन तोड़ रहा हूं, ये मुझे अनशन तोड़ने नहीं देंगे जी। इतना उस आदमी का लैक ऑफ भरोसा था इस आदमी पे। और मैं जैसे टचवुड, मैं कसम खाने वाला तो व्यक्ति नहीं हूं, मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं बताता हूं जितना भी मुझ में मेरा नाज़िर हाजिर है उसको मान के कहता हूं कि ये एग्जैक्ट था जो वहां हुआ। फिर हम लोग जैसे अंदर गए, मुझसे कहा गया था कि ये मनीष सिसोदिया और ये 2-3 और लोगों को साइड रखना। तो मैं उनके बीच में जाके खड़ा हो गया। फिर उनके पीछे से गया, आप देखिएगा कभी विजुअल, वो यूं 3-4 लाइन में खड़े थे, मैं उनके पीछे जाके यहाँ खड़ा हो गया कि अगर ये ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये जाके बैठे। विलासराव जी जैसे ही गए, उन्होंने पढ़ा और जैसे ही पढ़ लिया, आई थिंक इन्होंने माइक उठाया और कहा कि ठीक है अब मैं अनशन तोड़ रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों ने चिट्ठी ली और हम लोग वापस आ गए जी। यानी मतलब इस तरीके का खौफ ही उस कह आदमी को सकते था क्या इन्होंने कर रखा था, नहीं कर रखा था। क्योंकि ये जो 11-12 लोग जो वहां गए महाराष्ट्र से, उन्होंने जब विलासराव जी को बताया, उन्होंने कहा कि ये आदमी पन्ना जो है दुखी हो गए, इसको लगता है ये मेरा वो कर रहे हैं। और इसमें कभी आपको पूछना हो, अब पता नहीं वो बताएंगे कि नहीं, क्योंकि पर्सनली उन्होंने मुझे जरूर बताया था, किरण बेदी जी को भी यही शक था कि ये अब इस आदमी के अनशन को मिसयूज कर रहे हैं केजरीवाल। किरण बेदी जी, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जाने, लेकिन एक आध बार किरण जी ने उस तरीके का हमको इंडिकेट तो किया था कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इतना तो मैं याद है। तो संदीप जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपके घर पंडारा रोड वाले घर पे भी आते थे उस समय में, शुरुआत में, मैं इस आंदोलन से पहले 2004-05 की बात। तो उस समय क्या उनके रिलेशंस थे आपके साथ? नहीं, रिलेशन नहीं थे। मैं इनकी एक तरीके से गुरुआइन हैं या गुरु हैं अरुणा रॉय जी, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में काम करती हैं। उन्होंने इनको मैक्से से दिलवाया था। इनका कोई खास काम था नहीं मैक्से से। मैं तो 2-3 बार पूछा उनसे, अरुणा जी से, क्या इनको क्यों मैक्से से दिलवा दिया, उन्होंने क्या कर लिया, ही वो कर रही थी। चलिए खैर वो छोड़िए। उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया कि यार एक बड़ा अच्छा आदमी है, इनकम टैक्स का है, वो बड़ा क्रांतिकारी है, करप्शन के खिलाफ काम करता है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा बहुत अच्छे, नाम बताया तो हम भी प्रभावित हो गए। भाई मैक्से से विनर, आपको भी कोई कहे मैक्से से विनर तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा आदमी होगा यार। जी। तो मैंने कहा नहीं चलिए बहुत अच्छा है, बड़ी ऑनर है। तो इनका फ़ोन आया कि मैं आपके ऑफिस आके
एक एमपी का दिन भर का क्या काम होता है, क्या लोगों को एक राजनीतिक प्रतिनिधि की जरूरतें होती है, उसे स्टडी करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा अच्छी बात है, कोई पब्लिक आदमी ये चीजें देख रहा है। तो कुछ दिनों तक, ये 2-4 दिन, 10 दिन, 7 दिन, मुझे ठीक से पता नहीं है, ये आते थे हमारे ऑफिस में बैठते थे। उस समय इंस्टीट्यूट रूरल मैनेजमेंट में 2 बच्चे थे जो मेरे साथ काम करते थे, निधि तिवारी और मैथ्यू। इनके साथ भी वो काम करते थे और जनरली पूछते थे चिट्ठियां कैसे लिखी जा रही हैं, क्या डिमांड्स आ रही हैं, बैठते थे किस तरीके से डीलिंग हो। तो जो सवेरे पब्लिक डीलिंग होती थी उसमें बैठते थे। और फिर कुछ इनके इम्प्रैक्टिकल आइडिया थे। जैसे मुझे एक आइडिया कभी नहीं भूलता, बार बार मुझसे कहते थे कि आप दफ्तर में क्यों मिलते हो, बाहर लॉन में मिलो, खुले हम सबके बीच में बैठो। और मैंने 1-2 बार मुझसे कहा यार, कि मैंने कहा भाई साहब, लोग मेरे आते हैं कि मैं किसी को फ़ोन करूँ, मैं चिट्ठी लिखूं, अगर एडमिशन है तो प्रिंसिपल को फ़ोन करना पड़ेगा, अस्पताल का इशू है तो डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, कोई पेंशन नहीं मिल रही है तो चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, अधिकारी को फ़ोन करना पड़ेगा। अब मैं बाहर पार्क में थोड़ी ये सब बातें कर सकता हूँ। बट इनका वो तो एक होता ना, एक थोड़ा दिखावे वाली राजनीति। पर उस समय तो हमने डिसमिस कर दिया कि ठीक है, हर आदमी का एक आइडियल नोशन होता है ना, चलो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। पर उस समय मुझे कोई बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित नहीं हुआ था। फिर इन्होंने कुछ आरटीआई की बातें कही, हम ये करते हैं वो करते हैं। मैंने लोगों से पता किया कि इनकी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एरिया पड़ता था जहाँ इनकी परिवर्तन संस्था काम करता था, सुंदर नगरी में। तो वहाँ कुछ लोगों से पता किया, तो इनकी कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन वहाँ थी नहीं। पर चलिए, कभी कभी क्या होता है, भी कोई एनजीओ काम करे, हो सकता है कभी अच्छा काम करे, इस कारण से भी बुरी रेपुटेशन हो जाती है। जी। पर कोई ऐसा लोगों में कोई बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव था नहीं, कुछ अपने 25, 30, 50 लोगों में ये काम करते थे, इतना उनसे मेरा इंटरेक्शन था। बीच में एक आध बार इधर उधर मिले। फिर नेचुरली जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो मैंने मैथ्यू से कहा कि आप फ़ोन करो, तो उन्हें शायद मनीष सिसोदिया जी को किसी को फ़ोन किया, और उसके बाद हमारे आपस में चर्चा हुई कि भाई इस मसले को सुलझाना है, लोकपाल बिल सरकार तैयार है, लेकिन आप लोग जो कॉन्फ्रंटेशन का रवैया ले रहे हो ये ठीक नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें जिस पर नॉन नेगोशिएबल है। जैसे वो कह रहे थे कि सीबीआई आ जाए, तो ये तो नेगोशिएबल ही, कोई पार्टी ही नहीं मान रही थी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, हम कोई एक अलग गवर्नमेंट थोड़ी बना सकते हैं, जाहिर है ना। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना इस तरीके की चीज़ें करना, राष्ट्रपति भी उसके अंदर आ जाए। अब इनका यह था कि स्पीकर भी उनके अंदर आ जाए। तो मुझे अभी भी याद है कि सुषमा जी ने इस पे जब चर्चा हुई थी, कहा था कि स्पीकर से कहा था कि सर आपकी सत्ता किसी और के नीचे चली जाए तो फिर क्या बजेगा लोकसभा का। तो इसी इम्प्रैक्टिकल अजीब टाइप की बातें ये करते थे। पर अब चलिए, वो एक समय था। तो संदीप जी, एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक गुर एक तरीके से इन अ वे उन्होंने सीखा, या फिर वो उन्होंने माहौल अंदर समझा और फिर उसी का इस्तेमाल खिलाफ कर दिया। हो सकता है। देखिए, हर आदमी तो सीखता ही है ना, कोई आदमी सब जा, और कहाँ से क्या सीखे ये तो उसके लिए है। देखिए, कोई व्यक्ति अलग अलग चीजें सीखे वो तो अच्छी बात है ना। हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं किस तरीके से आला लगाता है, बीपी देखता है, कल को खुद करना पड़े। सीखना कोई भी सही बात है, उसमें मुझे कोई किसी से दिक्कत नहीं है भाई। कोई अगर राजनीतिक परिवार से नहीं आया है और राजनीति के बारे में जानना चाहता है तो या तो किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ समय बिताएगा, या पार्टी का मेंबर बन जाएगा, या उसके कुछ आंदोलनों में साथ जाएगा। सीखना तो सीखना ही होता है। संदीप जी, कैग रिपोर्ट का इस्तेमाल उन्होंने कई दफे किया। अब जब अभी कैग रिपोर्ट टेबल हुआ है विधानसभा में, तो वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये तो बीजेपी बना करके पेश कर रही है। तो 2000 जब शीला दीक्षित के टाइम में कैग रिपोर्ट उन्होंने पेश किया, सीएजी रिपोर्ट, तो वो सही और इनके समय में है तो गलत कैसे? ये तो है, ये तो इनका डबल मापदंड है ना। उस समय भी क्या था भाई। देखिए, मैं एक सवाल जो इनसे पूछता हूं, कभी आपको मौका मिले ना आम आदमी पार्टी के विधायकों से बात करने का, तो आप एक सवाल इनसे पूछिएगा, सीएजी रिपोर्ट क्या होती है। सीएजी रिपोर्ट जब आती है, अपने में कुछ उसका मतलब नहीं है, वो जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको देखती है और फिर वो रेकमेंड करती है कि सीएजी में क्या है जो सही है और गलत है, और फिर सरकार से कहती है कि इस पर एक्शन लो। वो प्रोसेस है। सीएजी रिपोर्ट कोई वो विधानसभा में नहीं डिस्कस होती। तो दिल्ली के जो प्रोजेक्ट्स की सीएजी रिपोर्ट थी वो दिल्ली सरकार को गई 2011 में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली की पीएससी उस पर बैठी। उस समय कांग्रेस का मेजॉरिटी थी, स्वाभाविक है कांग्रेस के उसमें विधायक रहे होंगे, लेकिन उसने रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की। इनकी सरकार आ गई 2013 के एंड में। 2014 4-6 महीने छोड़ के, जब असेंबली नहीं थी, 15 से पिछले 3 महीने तक इनकी सरकार रही है, और एक समय 67 आउट ऑफ 70 और फिर 63 आउट ऑफ 70। तो जितना आपका प्रोपोर्शन विधायकों का है उतनी ही आपकी मेंबरशिप होगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। मतलब 80% 90% तो इन्हीं के विधायक रहे होंगे जी। कहाँ है वो एक्शन टेकन रिपोर्ट दिल्ली के सीडब्ल्यूजी पे, जिस पे आप कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार होता तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों नहीं बैठी उस पर?
वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की जो सीडब्ल्यूजी रिपोर्ट थी उसमें कुछ नहीं था। मैं आज भी आपको प्रूव कर सकता हूं। मैं आपको एक क्लिप देता हूं जो अगर आप कभी चाहें चलाना। ये क्लिप था जब सीडब्ल्यूजी की रिपोर्ट में सीएजी वाले रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे, तो उसमें मैं आपको 2 मिनट का क्लिप दूंगा। उसमें टाइम्स नाउ की कॉरेस्पॉन्डेंट बार बार पूछती हैं कि इसमें शीला दीक्षित की क्या कल्पेबिलिटी है इस सब में। तो रेखा जी तो उसमें प्रेजेंट कर रही थी, वो एंड में कहती हैं, एक लाइन उसमें सुनिएगा, ऑल दैट इज बीइंग सेड इन द मीडिया वी हैव नेवर सेड इट इन आवर रिपोर्ट। 2 बार कहा उन्होंने जी 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 कि जो आप, और उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं कि उनके घर पर मीटिंग हुई, दिस इज ओनली टू स्टेट अ फैक्ट, नॉट टू मेक एन एक्विजिशन। क्योंकि सरकार जैसे होता है कि फलानी जगह मीटिंग हुई तो कहते हैं कि भाई शीला, इसमें जैसे ये हुआ कि शीला जी के घर में एक मीटिंग हुई। शीला जी का घर कोई पर्सनल घर नहीं है, वो सीएम ऑफिस होता है। पूरे हिंदुस्तान में चाहे प्रधानमंत्री का घर हो चाहे सीएम का घर हो, दे आर ऑफिसेज। तो मीटिंग कभी कभी सेक्रेटेरिएट में होती है, कभी कभी सीएम के घर पे होती है। सीएम के घर का ये मतलब नहीं है कि कोई घर वालों ने मिलकर डिसीजन ले लिए। तो नेचुरली जब कुछ रिपोर्ट में था ही नहीं तो करेंगे क्या। लेकिन आज इनको दिक्कत हो रही है, जिस सीएजी को इन्होंने एक तरीके से बाइबल का दर्जा दे दिया, आज जब उसने इन पे सवाल उठाए हैं तो फिर आदमी फंस जाता है। क्योंकि देखो, किसी और पर सवाल उठाना, नैतिकता किसी और से उम्मीद करनी सबसे आसान है। जब खुद पर बनती है तब आपका कैरेक्टर पता चलता है। भाई किसी 2 जनों की शादी है, मैं तो कुछ भी एडवाइस दे सकता हूं ना। अगर मेरी शादी में कोई दिक्कत आती है तब पता चलता है ना कि मैं क्या हूं, क्या मैं उस सिचुएशन को संभाल सकता हूं कि नहीं। पॉन्टिफिकेट करना, मॉरल लेक्चर देना तो सबसे आसान बात है। और आप देखो, जनवरी में या फरवरी में ये लिकर वाली रिपोर्ट आई थी। आज कितने महीने हो गए? 8-9 महीने हो गए, साल भर हो गया। भाई आतिशी जी कहती है कि हमने डिले नहीं किया। हाँ। अगर डिले नहीं किया तो जनवरी के बाद प्रेजेंट क्यों नहीं कर दी? 1 मिनट लगता है रिपोर्ट को प्रेजेंट करने में। रिपोर्ट पढ़ी थोड़ी जाती है। सिर्फ ये होता है, जो आता है पीएससी का एक मेंबर है, वो आता है और वो कहता है कि ये रिपोर्ट्स हमने जो है विधानसभा के पटल पे रख के प्रेजेंट हो गई, खत्म। 1 या 2 मिनट लगते हैं, टाइम थोड़ी लगता है उसमें। क्यों नहीं की प्रेजेंट? और आज जो चीजें उसमें निकल कर आ रही हैं, देखिए मैं एक और चीज बताऊं सब लोगों को, सीएजी अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कहता है कि ये भ्रष्टाचार है या ये गलत है या ये चोरी है। वो कहता है कि ये चीजें नहीं फॉलो हुई, या इस चीज से संदेह होता है कि हो सकता है प्रॉपर प्रोसीजर नहीं माना गया, या सही कारणों से ये डिसीजन नहीं लिया गया, या इन डिसीजन के पीछे के कारण अभी हमको नहीं पता है। वो सिर्फ क्वेश्चन मार्क करता है, छोड़ता है। एक तरीके से वो है, ब्लड रिपोर्ट है कि आपका बीपी ये है, बट वजह क्या है? हाँ, वजह डॉक्टर बताता है, वो पीएससी है। और पीएससी के बाद फिर अगर पीएससी को लगता है कि ज्यादा है तो फिर वो जैसे सर्जरी की तरफ भेजेगा, जो पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर गड़बड़ है तो फिर उस पर जो भी काम करेगी। तो सीएजी रिपोर्ट अपने में ये नहीं कहेगी कि जैसे कह रहे हैं कि उसमें कहीं नहीं लिखा है भ्रष्टाचार। सीएजी रिपोर्ट कहीं नहीं कहती भ्रष्टाचार है। आप 2G की रिपोर्ट देख लो, उसमें कहां लिखा है भ्रष्टाचार। सीडब्ल्यूजी की रिपोर्ट देख लो, कोल की रिपोर्ट देख लो, वो काम ही नहीं है सीएजी का। अब दिक्कत क्या है कि केजरीवाल साहब, आप इनकम टैक्स के अधिकारी हो, आपने संविधान की कस्में खाई हैं, पार्लियामेंट प्रोसीजर जानते हो, आपको नहीं पता था ये सब रियलिटी 2012-13 में, या अभी नहीं पता थी ये सब रियलिटी। तो कन्वीनियंस के लिए सत्य सत्य होता है, और जब इनकन्वीनियंट हो जाता है तो सत्य झूठ हो जाता है। ये इनकी कहानी है। तो अब अरविंद केजरीवाल की राजनीति को आगे कहां बढ़ते हुए देख रहे हैं? फिर मैं कांग्रेस में आऊंगी। कहा जा रहा है कि वो पंजाब रुक कर सकते हैं, हो सकता है कहीं भी रुक करें। भाई हर आदमी कोशिश करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना वो अपने अपने राजनीतिक विवेक से देखेंगे। लेकिन उनके लिए चुनौती है, दिल्ली में वापसी करना उनके लिए एक चुनौती होगी, पंजाब उनके लिए एक चुनौती है। और देखो, अभी तक जब इनके पास सरकार थी तो सरकार से सहयोग, सरकार से साधन संसाधन, मीडिया को अपने साथ कर लेना, इन सब की बहुत सी सहूलियतें थी। उसको इन्होंने चैलेंज करना पड़ेगा। एक तरीके से पहली बार विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 2012-13 में तो ये आंदोलन का मिला हुआ था ना इनको एडवांटेज। हर आदमी समझ रहा था कि मतलब समझ लीजिए सन 47 की कांग्रेस जो है आज की आम आदमी पार्टी है ना। कोई इनको गांधी जी कह रहा था, कोई इनको सरदार पटेल कह रहा था, कोई जवाहरलाल नेहरू कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। यही तो सब इन पे बातें कही जाती थी। तो अब पहली बार इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। फिर अब इनके सामने एक बड़ा चैलेंज आएगा। अभी तक जो भी इनके खिलाफ केस हुए थे उसमें फाइलें, सबूत वो तो दिल्ली सरकार के पास थी। अब वो बीजेपी के हाथ में आ गया है, तो वो क्या निकालते हैं या कुछ निकलता है नहीं निकलता, वो भी चैलेंज इन्हें देखना पड़ेगा। तो इनके लिए चुनौतीपूर्ण टाइम होगा। और इनकी पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी पार्टी के प्रति लॉयल्टी है। सत्ता के प्रति लॉयल्टी है, पार्टी के प्रति लॉयल्टी है कि नहीं इनके विधायकों में, इनके लोगों में, मुझे पता नहीं है, है ना।
कि वो, और दूसरा क्या कि अगर दिल्ली हार गए, पंजाब हार गए, तो उनके पास बचा क्या? बचा भाई कांग्रेस में तो हमारा पूरा देश है, हम 4 राज्यों में नहीं है तो 2 में हैं, 10 राज्यों में नहीं है तो 3 में हैं, और कुछ नहीं है तो 100 विधायक, 100 एमपी हैं, और कुछ नहीं है तो बड़े नेता हैं। नहीं तो कर्नाटक में हमारी कहीं ना कहीं हम लोग सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा है, कहीं ना कहीं हमको कुछ पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, एक उम्मीद भी है ना कांग्रेस में या किसी और पार्टी में। ये अगर दोनों राज्यों से निकल जाते हैं तो उनके लोग इनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, बट सवाल तो बनता है इन पे। सर अब जरा कांग्रेस पर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में आपने बहुत जोर आजमाइश की लेकिन आप नहीं जीत पाए। इसके पीछे की वजह, एक तो आपने मुझसे कहा पहले ही कि जो बाइफर्केशन है वोट्स के, वो कहीं ना कहीं हो जाते हैं कि कैसे करें, लेकिन क्या ये भी इम्पोर्टेंट था कि कांग्रेस जिस तरीके से प्रचार करती वो नहीं कर रही थी? नहीं, वो भी है। दूसरा क्या कि हमारे यहाँ जमीन पर कम से कम पार्टी नहीं बची है। मैं नई दिल्ली का तो कह ही सकता हूँ, कुछ और जगहों का भी, कुछ जगहों पे जहाँ हमारे विधायक एक्टिव रहे, या जैसे मेरा तो ये एरिया नहीं था, मेरा तो एरिया ईस्ट दिल्ली था, तो खैर इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता, लेकिन कम से कम जब मैं नई दिल्ली में उतरा तो कुछ हमारे पुराने कार्यकर्ता जिनकी मैं सराहना करूंगा, तारीफ करूंगा, क्योंकि इस सब के बावजूद कि भाई वहाँ 10 साल एक मुख्यमंत्री सामने की तरफ से रहा, वो तभी भी कांग्रेस में टिके रहे। 70% 80% वर्कर तो या तो निष्क्रिय हो गया या भाग गया, वो आम आदमी में चला गया या बीजेपी में चला गया, बहुत से लोग उन्होंने खरीद भी लिए दोनों पार्टियों ने। तो जब वर्कर बेस आपका नहीं बच जाता है तो आपकी बात लोगों में कहने वाला कौन रहता है? कॉन्फिडेंस कैसे लोगों को आएगा कि कांग्रेस जीत रही है? वो तो वर्कर ही कॉन्फिडेंस करता है ना। आपका वर्कर, आपका सहानुभूति रखने वाला, आपका बोलचाल करने वाला आदमी जब आम वोटरों में भी आपकी एक जगह हो, तो अगर हमारे पास विधायक भी नहीं है, हमारे पास कॉर्पोरेटर भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, तो एक बड़ी टफ चीज होगी उस स्थिति में वापस लाना। लेकिन हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, और ऑर्गेनाइजेशन हम बिल्ड किस लिए कर रहे हैं, किन चीजों पे कर रहे हैं, क्यों कोई कांग्रेस के पास आए, ये संवाद हमें पहले अपने कार्यकर्ता पे करना पड़ेगा। भाई अगर कार्यकर्ता कन्विंस होता है हमारी आर्ग्यूमेंट से, तभी तो वो वोटर को कन्विंस कर पाता है। अगर कार्यकर्ता खुद ही नहीं कन्विंस हो रहा है, या खुद ही उसके पास हम कन्विंसिंग नहीं कर रहे हैं, मिल बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आगे कैसे रखेगा? ठीक है ना भाई, सीधी बात है ना कि आपका कैमरा वाले भैया खड़े हैं, अगर उनको यही नहीं पता है कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, तो ये कैमरा कहाँ लगाएंगे? हमारे कार्यकर्ता का तो पता ही नहीं हमारा इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, किन मुद्दों पे हो रहा है, किस विषय पे हो रहा है। भाई देखो, आज आप यहाँ एक राजनीतिक चर्चा कर रहे हो तो आपने ये पीछे अलमारी रखी है। समझ लो हम डांस पे चर्चा कर रहे होते तो शायद आप दूसरी किताबें रखते, पर अगर आपको पता ही नहीं है किस चीज पे चर्चा करनी, तो क्या बैकग्राउंड रखोगे, क्या कलर स्कीम यूज करोगे, क्या कपड़े पहनोगे, सब बदलता है ना। वो हमें डिस्कशन अपने कार्यकर्ता से करना, हमारे उसके बीच में एक सोच बने, तब पार्टी आगे बढ़ती है। और इस समय मुझे लगता है कांग्रेस को एक अच्छा मौका है। भाई हम आज एक विपक्ष की पार्टी हैं, और इस चुनाव में राजनीतिक माहौल हम लोगों ने खड़ा किया, ठीक है, और अगर हम राजनीतिक माहौल खड़ा करते रहेंगे और विषयों पर सामने आते रहेंगे, तो लगता है 3-4 साल में काफी हद तक हम लोग वापसी कर सकते हैं। लेकिन सर कांग्रेस जमीन अपनी कैसे तलाशेगी? और राहुल गांधी जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसी दिशा में अगर आगे कांग्रेस बढ़ती है तो हो जाएगा, या प्रियंका गांधी का इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी टू बिल्ड अप द नेशनल लेवल अलग चलता है, स्टेट अलग चलता है। देखो, और मुझे ये लगता है कि नेशनल लेवल का रिसर्जेंस राज्यों से होता है, ठीक है। तो एक नेशनल लेवल पर एक बना रखा है। देखो, कुछ भी कहो, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, राहुल जी की न्याय यात्रा ने बहुत फर्क किया। मुझे नहीं लगता कोई जर्नलिस्ट कह रहा था कि कांग्रेस की 100 सीटें और बीजेपी की केवल 240 आएंगी, कोई नहीं कह रहा था। और बल्कि मुझे लगता है अगर ये माहौल होता, तो जब माहौल बनता है तो पर कहीं भी जाता, हो सकता है 240 की 210 220 भी रह जाती, और अगर ये 200-210 हो जाते तो सरकार बनती कि नहीं बनती अपने में सवाल बन जाता, क्योंकि मेजॉरिटी तो उनकी 25-30 की है ना। फिर चंद्रबाबू नायडू कहाँ जाते और बाकी लोग कहाँ जाते, ये नहीं कह सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक माहौल तो उस समय बना दिया जबकि लोगों को विश्वास नहीं था। बहुत से लोग तो 400 कह भी रहे थे ना, या 360 380 कह भी रहे थे ना। तो उन्होंने एक अपनी एक किस तरीके से राष्ट्रीय लेवल पर वो माहौल बना सकते हैं, वो तो वो प्रूव कर दिया। लेकिन स्टेट पर तो स्टेट के लोगों को माहौल बनाना, ये कोई बाहर वाला माहौल नहीं बना सकता। भाई सिद्धारमैया, सभी कहते हैं ना, जब सिद्धारमैया जी और शिव कुमार जी साथ हो गए तो हम कर्नाटक जीते। रेवंत रेड्डी जी ने 2 साल 1.5 साल मेहनत की तो तेलंगाना में हम चुनाव जीते, है कि नहीं? ये कहानी जी, जी, जी। तो इसका मतलब ऑब्वियसली राहुल जी की यात्रा ने कर्नाटक में फर्क किया, तेलंगाना में फर्क पड़ा, उसका एक एडिटिव होता है, पर वो बेस नहीं होता है। भाई अगर आप पैरासीटामोल लेंगे और एंटीबायोटिक लेंगे तो इन्फेक्शन हटेगी, फिर विटामिन काम कर सकता है।
बड़े लीडर्स विटामिन की तरह होते हैं, पर बड़े लीडर्स वो फीवर थोड़ी आ सकते थे। तो कार्यकर्ता, स्थानीय नेता जो है जूझ के राज्य नेशनल लेवल पर जब चुनाव होगा तब जो भी बड़े लीडर, लेकिन सर ये जो एडिंग टू योर दिस स्टेटमेंट, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पे दिक्कत हो रही है, इसीलिए शायद नीचे राज्यों में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब तो बिहार का चुनाव है, वहां क्या करेंगे? नहीं देखो, ऐसा तो नहीं, कोई राज्य जीते भी हमने, कुछ राज्य छोटे छोटे वोटों से रह गए। हरियाणा में कोई बहुत अंतर नहीं था उनके हम में, महाराष्ट्र की और भी कई स्थितियां थी, तो कई राज्यों में तो कम कम वोटों से भी, उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, गोवा में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, पंजाब में गैर बीजेपी रही है। तो अलग अलग जो देखिए, यूपी में जब हम आते हैं ना, तो यूपी में इस समय दोनों पार्टियों में दम है जो इंडिया अलायंस की है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर एमपी चुनाव में तो बहुत फर्क पड़ा। आप देखिए, बीजेपी एक तरीके से माइनॉरिटी पार्टी हो गई वहाँ, शायद 85 में 80 में से जहाँ 40 का आंकड़ा होता है, शायद 34, 35, 36 के करीब उनकी आई हैं, और 43, 44 आई है इस अलायंस में, जबकि उम्मीद नहीं थी किसी को। लोग सब ये कह रहे थे कि किसी भी हालत में बीजेपी की 55-60 से कम नहीं आएंगी। तो वो माहौल वहां बना है। तो वो माहौल अगर हम कैरी थ्रू करते हैं, अब वो अलायंस से करते हैं, नई लीडरशिप को सामने करके करते हैं, किस विषय पर करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन पार्लियामेंट ने जो इंडिकेशन दिया है वो ये दिया है कि अगर आप जम के लड़ोगे तो आप रिपीट कर सकते हो पार्लियामेंट का। ऑन दी अदर हैंड, महाराष्ट्र जैसा भी इन्होंने दिखाया है कि अगर हम लोग उस पर बैठ गए और उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश में शायद उस तरीके का रिजल्ट नहीं आए। लेकिन मुझे जो लग रहा है, अगर आप देखो पिछले महीने भर से, खासकर दिल्ली के चुनाव के बाद, समाजवादी पार्टी भी रिकन्सिलिएटरी बात कर रही है कि नहीं, अलायंस में लड़ना चाहिए। कांग्रेस और उनके बीच में एक बनता हुआ एक दोस्ती दिख रही है। बिहार के चुनाव में एक दोस्ती दिख रही है। तेजस्वी जी और राहुल जी मिले थे, लालू जी से मिलकर आए। हमारे लोग जो वहाँ हैं वो इन तरह की बातें कर रहे हैं, हम लोग मिलकर नीतीश जी की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जो एक बेसिक एलिमेंट्स हैं कि जब अगर दो अलग अलग तरीके की फौजें साथ आएंगी तो फौजें एक तरीके से साथ आ जाएं और दूसरे से हाथ मिला लें, वो काम तो अभी इन दोनों राज्यों में, बिहार में अभी और बाद में यूपी में और जगहों पे, वो कम से कम शुरुआती काम तो शुरू हो गया है। सर ये थ्योरेटिकली तो बढ़िया है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आपको लगता है बिहार में ये पॉसिबल है? क्योंकि कांग्रेस अब कहा जा रहा है कि प्लान 45 बना रही है, हम 50 सीटों पे जीतेंगे। पिछली बार जो आरजेडी की तरफ से सीटें दी गई उसमें कमजोर थी कांग्रेस, तो आपको लगता है कि आरजेडी या लालू यादव आपको दे देंगे वो सीटें? नहीं देखिए, सीटें कितनी मिलती हैं कितनी नहीं मिलती हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो सीटें हमें मिलती हैं, क्या उसमें हम लड़ने की क्षमता है और हम लड़ पाएंगे। ज्यादा सीटें लेना, कम सीटें लेना मेरे ख्याल से इशू नहीं होता है। और मुझे लगता है पिछले चुनाव में, क्योंकि क्या हुआ आपको याद होगा, पहले हम लोग नीतीश जी के साथ लड़े, हमारा एक बेस था, कुछ सीटें हमको मिली। उसके बाद नीतीश जी से अचानक टूट गया, कुछ लोग हमारे चले गए, कुछ रह गए। वो 2-3 साल अनसर्टिनिटी में ज्यादा बीते। तो हम एक संगठित एक विपक्ष नहीं बना पाए। फिर भी उनके वोट्स में हमारे वोट्स में बहुत अंतर नहीं था। अगर जैसे ये माने कि थोड़ा बहुत, जैसे वो बताते हैं कि दरभंगा के आसपास का जो मिथिला इलाका था, वहां कुछ सीटें हम लोग ज्यादा हार गए, जिस कारण से नीतीश की सरकार बन गई। वहां जो विश्लेषण ये आया कि आखिरी 4-5 दिन में थोड़ा सा कम्युनलाइज हो गया वोटर, सीमांचल का और सीमांचल के कुछ ऐसे 2-1 एरियाज के कारण सरकार बन भी सकती थी उस समय। और कोई 11-12 सीटें एमआईएम ने हरवा दी, 8 या 10 सीटें, याद है ना? ये सब नहीं होता तो शायद सरकार, शायद देखिए, कभी 2+2 4 नहीं होता पॉलिटिक्स में, लेकिन शायद जीत भी सकती है। तो वो माहौल दोबारा भी बन सकता है, क्योंकि उनकी सरकार वही है। कोई उनकी सरकार ने ये मानो कि पिछले 5 साल में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया हो, ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं है। जो पहले कर रहे थे वही अभी भी कर रहे हैं। क्या कहते हैं, तेजस्वी जी की पार्टी या हमारी पार्टी पिछले 5 साल में कोई बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो नेता हैं, कोई नेता हमारे यहाँ से छोड़ के भी नहीं गए हैं। तो दोनों पार्टियां जैसे उस चुनाव में थी वैसे आज वहां हैं। आज उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। आज उनके खिलाफ 10 साल की एक फटीक भी हो जाती है, 10-15 साल की, बल्कि नीतीश जी तो 20-25 साल से हैं, वो फटीक भी है। हमारे लोगों में आपस में दोस्ती ज्यादा दिखती है। देखिए, ये कुछ भी कहो, ये तो मानते ही हैं कि कांग्रेस का अगर सबसे क्लोज एलाई कोई है तो लालू जी की पार्टी है। दोनों में एक पुराना रहा है, आज से नहीं, कई सालों से। तो वो सब जो थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकली उसको देखें तो हम एक अच्छी पोजीशन में। लेकिन संदीप जी, यही दोस्ती तो गड़बड़ हो जाती है जब भी चुनाव का माहौल आता है। हमने हरियाणा में देखा तो कांग्रेस और जो उनके सहयोगी दल है उनके बीच प्रॉब्लम हो जाती है। आरजेडी, आप कह रहे हैं, आप सही बात कह रहे हैं, बिहार में बहुत पुराना उनका अलायंस है आप दोनों का, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको सीटें दे देंगे? क्योंकि अब तो सारा मैटर सीटों का है,
नहीं, सीटें देखिए, मैं उसमें इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं बिहार की परिस्थिति जानता नहीं जी। हूँ, हम कितनी सीटों पे हैं, कितनी सीटों पे नहीं हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि संतोषजनक होगा। देखो आप एक चीज देखो ना, टेक आप लोकसभा के इलेक्शन, हमको 16 या 17 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, जो अब लोग मानते हैं कि एक्चुअली में हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे जीत का। जो बहुत सा दलित, बहुत सा माइनॉरिटी, बहुत सा वांछित और गरीब वोटर जो है कांग्रेस के कारण उस अलायंस में आया। ये नॉर्मल चर्चा है, सही गलत तो कौन जाने। तो लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस को यार 16-17 से ज्यादा मिलनी चाहिए थी, बल्कि उन जगहों पे मिलनी चाहिए थी जहां जीत की संभावनाएं ज्यादा थी। लेकिन बात यह है कि हम मांग रहे थे 25, हम माने ना 16-17, क्योंकि एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है। तो अगर कोई भी पार्टी बड़े दिल से एक दूसरे से चर्चा करती है तो फिर अलायंस बनता है। अगर आप दोनों बड़ा दिल नहीं रखे, देखो 2-4-5 सीटों पे हमेशा झगड़ा होगा। हर आदमी की अपनी कुछ फीफडम्स होती हैं, कुछ कॉमन फीफडम्स होती हैं, उस पर लड़ाई तो होगी, और लड़ाई नहीं होगी तो मजा क्या है भाई। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि हर जगह हम एक दूसरे की मानते हैं, थोड़ा तो होना चाहिए ना। लड़ाई का मतलब कोई गुत्थम गुत्था थोड़ी, बस थोड़ी बहुत डिबेट नहीं हो, थोड़ा बहुत हंगामा नहीं हो, थोड़ा बहुत पेपर ना फेंके जाएं, तो यार राजनीति में क्या मजा है। मतलब होली है भाई, होली में थोड़ा बहुत हुड़दंग तो होता ही है ना, तो राजनीति तो होली की तरह होती है। तो लेकिन उसके बाद अगर काडर को लगे कि नहीं यार अलायंस को जिताना है, तो आप जीतते हो। और काडर को लगे, काडर का इंटरेस्ट, जैसे 2014 में हम और आम आदमी जब साथ में लड़े थे, काडर नहीं लड़ रहा था। जहां उनके लोग थे, हमारा काडर निष्क्रिय था, निराश था। जहां हमारे लोग लग रहे थे, उनका काडर हराने में लगा हुआ था। तो काडर एक नहीं हुआ। बिहार में, यूपी में और जगहों पे अगर काडर को लगा कि अलायंस को हमें जिताना है तो हम जीत जाएंगे। लेकिन सर, ये हंसते खेलते जो है राजनीति में कुछ, अभी हमने सुना है शशि थरूर को लेकर के, उनके बारे में क्या कोई जानकारी आपको? क्यों नहीं, नाराज मुझे हैं? मुझे क्या जानकारी दिक्कत क्या नहीं। हो देखिए, गई? हो सकता है, देखो वो अच्छे नेता, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं उनका, और मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एसेट है वो। क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता हूँ, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। लेकिन देखो, कभी कभी हो जाता है, आदमी कुछ लगता है कि यार उस कोई चीज डिजर्व करता है, और कोई, क्योंकि देखो ये ऑलमोस्ट पहली बार है, शशि थरूर जी ने आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं कही, अपनी कोई निराशा भी नहीं दिखाई। लेकिन सर, एक संगठन तो बना ही था कांग्रेस के खिलाफ, जिसमें काफी नेता थे, उमर अब्दुल्ला थे, फारूक अब्दुल्ला थे, और खिलाफ नहीं था। देखो वो एक होता है, एक कांग्रेस में इंटरनल ग्रुप्स हमेशा रहे हैं, आज से नहीं, हमेशा इंटरनल ग्रुप्स है। मैं आपको बताता हूँ, 1969-70 में कांग्रेस का एक सोशलिस्ट फोरम बना था। तो इंदिरा जी के साथ मेरे ग्रैंडफादर होते थे, उन्होंने एक नेहरूवियन उसमें फोरम बनाया, एक बिल्कुल अलग ग्रुप था बहुत बड़े नेताओं का, जो साथ करते थे, कभी इंदिरा जी के साथ, कभी इंदिरा जी के खिलाफ, लेकिन इंदिरा जी के साथ रहे हमेशा वो। तो कांग्रेस में इस तरीके के ग्रुप्स बनाना, ग्रुप से पॉलिसी को बैलेंस आउट कर लेना पुरानी प्रथा रही है। आज क्या है, देखो, अलग अलग इंटरेस्ट्स को कंबाइन करके एक ग्रुप करके पार्टी में पॉलिसी के लेवल पर या लोगों के लेवल पर प्रेशर डालना कोई गलत बात नहीं है। उससे पार्टी का आप नुकसान मत करिए। बात यह है, आप आइडियोलॉजिकल डिबेट, आप लोगों की डिबेट, इन लोगों को सामने आना चाहिए, लोगों को अपनी जगह नहीं मिल रही है, ये सब वाजिब चर्चाएं हैं। और अगर ये चर्चाएं ओपन में नहीं होती हैं तो लगता नहीं मुझे कि पार्टी में अंदर कुछ बहुत अच्छा, फिर आपका मतलब है नौकर और मालिक का रिश्ता लेकिन है। सर, शशि थरूर यही तो कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी से, उन्होंने ओपन फोरम में बोला, मैंने राहुल गांधी से पूछा कि मेरी भूमिका कांग्रेस में क्या है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। देन साइलेंस इज द आंसर। ये नहीं, नॉट नेसेसरी। देखिए, कभी कभी ऐसा इमीडिएटली आप पूछो तो मैं क्या बताऊंगा क्या भूमिका है, ये भी तो होता है ना। कभी कभी आपको लगता है, देखिए, एक तो क्या कि आपके मन में आपको लगता है आपकी कोई भूमिका होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि दूसरा आदमी कॉरेस्पॉन्ड करे, उसको वही मन में हो। दूसरा, आप क्या करना चाहते, मुझे मालूम है एक चीज जो राहुल जी के लिए मैं कहूंगा, मैं 3-4 बार जब उनसे मिला हूं तो उन्होंने मुझसे पूछा है, मैंने जब कहा कि भाई पार्टी में कुछ करना, पूछा अच्छा व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू, हर बार मुझसे पूछा उन्होंने। 2 बार ऐसे ही, कभी 5-10 मिनट के लिए कहीं मिल लिया या कुछ और मिल लिया, एक बार टाइम मांग लिया था। हर बार उन्होंने मुझसे क्लियरली पूछा, संदीप व्हाट डू यू वांट टू डू। तो अगर उनका ये नेचर है कि व्हाट डू यू वांट टू डू, तो यू शुड बी एबल टू टेल हिम व्हाट यू वांट टू डू। अब क्या उनके बीच में बातचीत हुई, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ जी। ये दोनों मेरे रिस्पेक्टेबल लोग हैं, कुछ ना कुछ होगा, सुना आजकल में मीटिंग और है। लेकिन ये जरूर है कि आपको अपनी बात कहनी चाहिए, पर आपको इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज, आपको लगता है कि आप कोई चीज डिजर्व कर रहे हो, अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो फिर किसी और तरीके से आप वो चीज हासिल करने की कोशिश करो। लेकिन ये याद रखो कि पार्टी को नुकसान हो। देखिए, आपसे पार्टी को फायदा होगा, जैसे शशि थरूर जी हैं, पार्टी में रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी में फायदा होगा। एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है हमारे यहाँ लोगों का जो उनके प्रति एक आकर्षण है उनका, जो शशि थरूर जी को एक ऐसा वर्ग है हिंदुस्तान में जो पॉपुलर है, जिसमें वो उसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलता है।
तो हमें उस एडवांटेज का यूज भी करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो कांग्रेसमैन है भाई, है ना, हमारा एक एसेट है। लेकिन एसेट को भी इतनी तो ह्यूमिलिटी या समझ होनी चाहिए कि मेरे को क्या पोजीशन है, पार्टी देखे। कभी कभी पार्टी अनदेखा करती है, होता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में होता है, बड़े बड़े लोगों का अनदेखा हो जाता है। अब कई पिछले 2-3 बार में जिस तरीके के मुख्यमंत्री बीजेपी में बने हैं, सब मानते हैं कि उनका कोई उनकी जीत में बहुत बड़ा योगदान नहीं था, उनकी पार्टियों को बनाने में, संजो के रखने में बहुत बड़ा योगदान नहीं था, लेकिन पार्टी ने किसी को चुना। कुछ जगहों पे उनकी ऐसी चॉइसेस हैं जो अच्छी निकली, कुछ जगहों पे नहीं अच्छी निकली। ठीक है, कभी समटाइम इट्स फेयर, समटाइम इट्स अनफेयर। सदीप जी, आप तो एक लंबे समय से सक्रिय रहे, सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे। कांग्रेस को कितना समय लगेगा अपनी जमीन को तलाशने में? क्योंकि ये तो सर हर कोई मानता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं डिरेल हुई है। तो कैसे? क्योंकि ये सिर्फ राज्यों की बात नहीं है, ये तो पूरे केंद्र की हम बात करें, पूरे देश की। अगर हम 40-50 सीट पर उतर गए थे तो डिरेल तो हुआ ही है ना। जहां हर राज्य में हमारी तूती बोलती थी, वहां हम समझ लीजिए 50% राज्यों में बहुत कमजोर हैं। तो इसमें तो सही है कि डिरेल हुए हैं। और डीरेल में कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे वापस हम पटरी पर आएं, उसकी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस समझ कम से कम मुझे नहीं दिखती। लेकिन इतना है, जो राजनीति में देखो, एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आप ज़मीन पर रहो, अगर आप लोगों के साथ रहो, लोगों के मुद्दों में को पकड़ के चलते रहो, जो बहुत सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, चाहे पीने पानी की समस्या हो, चाहे पहचान के इश्यूज़ हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे सड़क ना बनी हो, चाहे नौकरी ना आ रही हो, चाहे पेंशन ना मिल रही हो, चाहे महिलाओं के प्रति क्राइम की बात हो, कई इंस्टेंसेस होते हैं। उसमें अगर आप कॉन्फिडेंस से लोगों के साथ खड़े हैं और लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति और इसकी पार्टी मेरे समय में मेरे साथ खड़ी होती है, तो वो पहला होता है जब आप ब्रेक करते हैं मोल्ड को। आप लोगों में आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है। स्वीकार्यता जब आ जाती है, तब रिश्ता बन पाता। भाई आप किसी से दोस्ती अगर करते हैं, आप अगर उसकी टेबल पे बैठ के खाना ही नहीं खा पा रहे कॉलेज में, तो दोस्ती क्या करोगे जी? टेबल पे एक बार बैठते हो, फिर आप अपनी बात करते हो, फिर उसमें 2 जने आपके दोस्त बनते हैं, फिर कोई आपके लाइफ लॉन्ग दोस्त बन जाते हैं। रिश्ता तो बनता है ना जब आप धीरे धीरे, ये थोड़ी कि आपके आते ही अगर आपको लोगों ने बाहर कर दिया है, 2-4-5% वोट पे डाल दिया है, आपका कहीं विधायक नहीं है, कहीं एमपी नहीं है, तो पहले तो कम से कम लोगों की चर्चा में आप आओ। चर्चा में एक बार आप आ जाओगे तो किसी ना किसी दिन आप उनकी चॉइस बनोगे। सदीप जी, क्विक राउंड मैं 1 मिनट और आपका लूंगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आपको दोनों में से सबसे अच्छा नेतृत्व किसका लगता है? मैं उसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। मेरा देखिए, मैंने राहुल जी को एज कांग्रेस प्रेसिडेंट देखा है, ठीक है, उनका अच्छा काम रहा है। बल्कि मैं थोड़ा सा निराश भी हुआ था जब उन्होंने छोड़ा था, क्योंकि मुझे लगता था कि आप अपना पीरियड पूरा कर लेते, उसके बाद एनीवे दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। और आप देखो, उनके अंडर में हम लोग कई राज्य जीते, ये लोग देखते नहीं है। वो उसके बाद पार्लियामेंट में शायद हम उस तरीके से नहीं कर पाए, या पुलवामा के कारण हो गया, या जो भी कारण है। बट आप देखो, हम ना मध्य प्रदेश जीते थे, हम लोग राजस्थान जीते, हम लोग छत्तीसगढ़ जीते, बिहार में हम लोग उसके बाद जीते थे, महाराष्ट्र में हम लोगों की सरकार बनी थी, कर्नाटक भी थोड़ी सीटों से हम लोग हारे थे। तो कई जगहों पे एक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने उस समय किया था, तो मुझे लगता है कि एज अ प्रेसिडेंट ही वॉज गुड, ठीक है। खैर, एक देखो, आपको याद होगा उनके उस समय जो दुष्प्रचार था वो चरम सीमा पे था। आज बहुत लोग कहते हैं कि नहीं यार, जो राहुल जी हमारे सामने प्रेजेंट थे वो इमेज उनकी एक्चुअल इमेज नहीं है। तो शायद हम लोग एज अ पार्टी अपना डिफेंस उस समय नहीं कर पाए। बाकी प्रियंका जी का क्या है, राहुल जी का क्या, अलग अलग ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास जो टॉप के 8, 10, 12 लीडर्स हैं अलग अलग राज्यों में, नेशनल लेवल पे, उनमें इतना पोटेंशियल है कि अगर हम थोड़ा सा जम के मेहनत कर लें। अब मुझे जो अभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें एक रोड मैप नहीं कोई दे रहा है या दिख रहा है एज ऑफ टुडे, कि यार चलो ये 3-4 चीज करो यार, 3-4 चीज से फायदा हो जाए, ठीक है, नहीं फायदा हो नहीं हो। क्या होता है जब आप 25, 30, 40% की पार्टी हो तब एक रोड मैप होता है। जब आप 10% की 20% की पार्टी हो तो एक रोड मैप होता है। जब आप 5% की पार्टी हो तो अलग रोड मैप होता है। तो वो अलग अलग रोड मैप्स अलग अलग राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में अगर बन जाएं तो आप फाइटिंग मोड पर आ जाते हो। भाई तलवारें खरीदनी है, बंदूकें रखनी है, ढाल रखनी है, घोड़े रखने हैं, कुश्ती सीखनी है, डांस सीखना है, गाने बजाने हैं, किताबें लिखनी, क्या करना है वो पता चल जाए ना। और पॉलिटिक्स में कोई इतनी कोई इंट्रिकेट साइंस थोड़ी है, छोटी मोटी 2-4 वही चीजें सब लोग करते हैं भाई, लोगों के दिल में जगह करनी है और क्या यार। तो
पर दिल में तो वो जगह करनी है जब पता चले कि दिल में वो कौन सी सुराखें हैं जिसके आप लेके आप घुस सकते हो। विकास है, Absolutely. दर्द है, पहचान है, आइडेंटिटी है, क्राइम है, क्या है, वो अगर लेके आप घुस जाओगे तो आप जगह बना लोगे। Sir, वो मुझे लगता है वो डायरेक्शन थोड़ा सा पार्टी को देना, वहाँ आई स्टिल फील कि हमारे सीनियर नेतृत्व को एक रोड मैप्स देने चाहिए। सर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, व्हाट विल बी योर चॉइस? फॉर मी बोथ आर बैड, आई डोंट हैव अ चॉइस बिटवीन दैम। मैं तो हमेशा लोगों ने कहा कि अगर दोनों के बीच में वोट देना पड़ेगा तो मैं इनमें से किसी को नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से दोनों इक्वली खराब हैं। आप उतनी ही कम्युनल हैं, वो परिस्थिति के हिसाब से नहीं है। अगर आप आम आदमी पार्टी का कम्युनलिज्म देखें और उसका देखें किस तरह वो धर्म के साथ खेलती है, तो ठीक है, आज वो उस स्तर पर नहीं है जो बीजेपी है, पर बीजेपी जिस तरीके की 80 के दशक में थी वो आज आम आदमी पार्टी है। और मौका मिलेगा तो ये 10 साल 15 साल बाद वहीं खड़ी होगी जहां बीजेपी खड़ी होती है। ये कहते हैं हम आइडियोलॉजी लेस पार्टी है, बीजेपी भी यही कहती थी। जिस तरीके से इन्होंने शराब का घोटाला किया, हर चीज 5 या 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी। भाई हम लोग कहते हैं ना कि कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ पूरा देश पकड़ा दिया मोदी ने। तो आपके अंडर में तो एक ही इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, वो है लिकर की, वो भी आपने 10-12 लोगों के हाथ पकड़ा दी। तो आप भी तो कार्टलाइजेशन की बात करते हैं, आप भी तो कुछ ही इंडस्ट्रीज के साथ बैठ के बात करते हैं। दिल्ली में आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बनाई नहीं 10 साल में कि मैं उस पर आपका विश्लेषण करूं। आपने कोई बिजली की पॉलिसी नहीं बनाई, आपने तो शीला जी ने किया वो किया। आपने एक ही नई पॉलिसी बनाई लिकर की, उस एक पॉलिसी में पता चल गया आपकी क्या सोच है। आपकी वही सोच है जो नेशनल लेवल पे फाइनेंस और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बीजेपी करती है। तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी अलग नहीं है, आपकी सोशल पॉलिसी अलग नहीं है, आपकी कम्युनल पॉलिसी अलग नहीं है, और बाकी आपकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता इन दोनों में कोई अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी का टेन्योर एक लंबा हो गया, उनको आप कैसे देखिए, मैंने बार बार कहा है कि अगर मैं प्योर नागरिक के रूप में देखूं तो मैं उनसे निराश होता हूं। वो बहुत उम्मीदों के साथ आए थे, मेरी उम्मीदें ना भी हों, देश की उम्मीदें जुड़ी थी। आपको बहुत दिनों बाद एक प्रधानमंत्री को इतना मैंडेट मिला था। जो चेंजेस आप आर्थिक व्यवस्था में ला सकते थे, अपनी पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों को, ठीक है, राजनीति के समय आप कोई भी सांप्रदायिकता, कास्टिज्म कुछ भी करो, सरकार में आके आपको गंभीरता से काम करना चाहिए। आप नहीं कर पाए। आप उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना, हम कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं, भाषा से लोगों को पहचान लेते हैं। आप यार सबके प्रधानमंत्री हो। इन्होंने मुझे बहुत निराश किया और उस निराशा का नतीजा मिल रहा है। आपके पास इस समय उस तरीके का विपक्ष नहीं है जो 70 और 80 के दशक में इंदिरा जी या राजीव जी के सामने होता था। आज मीडिया भी उस तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि मीडिया का तो काम होता है सरकार पर सवाल खड़ा करना। हमारा ज़्यादातर मीडिया तो विपक्ष पे ही सवाल पूछता रहता है, ठीक है ना। पर उसके बावजूद भी क्या आप उस तरीके से क्रांतिकारी कदम देश के विकास के लिए ला पाए हो जो मौका था आपके सामने? वो मुझे नहीं लगता। अब मौका नहीं है। आप 11-12 साल के बाद आप कोई बड़े चेंज आप नहीं कर पाओगे। सर, कांग्रेस के पोटेंशियल में अगर आप पोटेंशियल वाइज देखें तो जो पहले वाले लीडर्स थे वो, या अब जो नए नए लीडर्स आ रहे हैं वो, आपको क्या लगता है दोनों की कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले के लीडर्स एक दूसरा लेवल था। नए लीडर दूसरा देखा भी नहीं है ना। अभी नए लीडर्स क्या हैं वो मैंने देखा भी नहीं है, पर मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ। पर देखो, मैं तो हमेशा मानता हूँ मेरा आइडियल और मेरा इंस्पिरेशन हमेशा पंडित नेहरू रहे। तो उस लेवल के जनरेशन से तो किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। बट ठीक है, लोग वैसे नए नए में भी अच्छे हैं। कुछ हमारे मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया है, कुछ हमारे लोगों ने एज मिनिस्टर्स अच्छा काम किया है, कुछ मंत्रियों ने अच्छा काम किया था अंडर यूपीए। पर अभी भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस में लीडर्स तो हैं, स्टेट्समैन नहीं है। ये स्टेट्स लीडर्स नहीं है जो अपने पर्सनल हित को देखकर, कांग्रेस के हित में अगर हम ऑपोजिशन में हैं और देश के हित में अगर हम सरकार में हैं, क्योंकि जब आप ऑपोजिशन में हैं तो फिर आप पार्टी का हित देखते हैं, क्योंकि आपको सत्ता में आना है। सत्ता में जब आप आते हैं तब नीतियों में आप देश का हित देखते हैं। उसमें अपने और अपने पार्टी के व्यक्तिगत इंटरेस्ट से ऊपर उठ के आप काम करें। जो मेरा सबसे बड़ा सवाल मोदी पे है कि आप कभी भी स्टेट्समैन नहीं बन पाए। मतलब ठीक है, आप चुने हुए हैं प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, पूरी दुनिया में आते जाते हैं, पर छाप नहीं छोड़ पाए। उस तरीके का नेता शायद अभी इस समय कांग्रेस में नहीं है। हो सकता है जब मौका मिले, कभी कभी होता है व्यक्ति को जब मौका मिलता है तब वो चमकता है, पर आएगा समय तो आएगा। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग हैं, जैसे जैसे अब जैसे नई एक लीडरशिप आई है हमारी एआईसीसी में, तो उसमें से जरूर है कि अच्छे चमकते हुए चेहरे निकलेंगे, जिसको कहते हैं ना हमारे भी डायमंड्स निकलेंगे। जी, ऑन लाइटर नोट सर, कॉलेज के समय में जब आप थे, क्योंकि अब राजनीति की बहुत बात हो गई, 1 मिनट और लूंगी मैं आपका, कॉलेज के डेज में जब आप थे, कोई ऐसी याद जो आपको रह रहकर हमेशा आती हो? कॉलेज वाज वेरी एंजॉयबल।
मैं थिएटर बहुत करता था। अच्छा। हाँ, और इधर उधर बहुत जाता था, दिल्ली घूमता रहता था, तो बहुत एक्टिव थे कॉलेज में। तो हम लोग कॉलेज में एक समझ लो फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ बड़ा अच्छे से बीता था। पढ़ता था, पढ़ाई लिखाई हमेशा गंभीरता से की है, एक लेवल तक। मेरे को ये था भाई इतने नंबर आने हैं, और मेरा हमेशा तय होता था 12वीं में भी, जैसे मैंने तय किया कि मुझे सेंट स्टीफेंस में जाना है, तो भाई इतने नंबर आने चाहिए, उतने नंबर आ गए। मेरा ये था कि बीए हम लोग हिस्ट्री करते थे, हिस्ट्री में उस समय फर्स्ट डिवीजन बहुत बड़ी चीज होती थी, मतलब 7-8-10 लोगों को मिलता था कि नहीं भाई फर्स्ट आनी चाहिए, आ गई। उतना ही मेरा मास्टर्स में एम था। मेरा ये था कि इंस्टीट्यूट ऑफ रूल मैनेजमेंट जाएंगे, इतना पढ़ना है, उतना मैंने पढ़ लिया। और थोड़ा सा अपनी मन की हमेशा करता हूँ मैं, अपनी मन की बात करता हूँ, बोलता हूँ, इसलिए मेरा कभी भी अथॉरिटी के साथ संबंध कभी अच्छा नहीं रहा। स्कूल में भी नहीं रहा, और इरमा में तो मैं सस्पेंड भी हो गया था। अच्छा। तो हाँ, पर मेरा कभी अथॉरिटी के साथ समहाउ मैं आई डोंट नो क्यों अथॉरिटी को रेजिस्ट बहुत करता हूँ। और मेरा एक दिक्कत है कि अगर मैं, जो मेरी अथॉरिटी में मेरे ऊपर है, अगर मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ तो उसके ऑर्डर फॉलो नहीं करूँगा। मैं वो एक कमजोरी है, बड़ी संस्थाओं में वो कमजोरी बन जाती है। माँ से आपने कभी पिटाई खाई है? हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत, वो तो बहुत मारती थी बचपन से। थप्पड़ तो मार देती थी ऐसे, जैसे होमवर्क नहीं करो, बदतमीजी करो, ज्यादा बात करो, मतलब इधर उधर कभी झूठ बोलते हुए पकड़े जाओ तो बहुत मार पड़ती। मम्मी और पापा में, माँ पिता में सबसे ज्यादा किससे डरते थे आप? माँ से? नहीं, दोनों से ही, कोई ऐसा नहीं था। ऐसा एक्चुअली डरते नहीं थे कोई ज्यादा, ऐसा नहीं था कोई कि कोई डर था उस समय। देखो आजकल ये होता है ना कि साहब हाथ मत उठाओ बच्चों पे, क्या है उसका कुछ ना कुछ साइकोलॉजी होगी, सही होगा गलत होगा। हमें तो मार पड़ती थी, पापा से भी मार पड़ी थी, पिताजी से भी मार पड़ी थी, दादा से भी डांट पड़ती थी। उस समय तो था ही, बच्चों को तो डांटा ही जाता था, पर ये कोई नहीं था कि हम कोई सहमे हुए, दबके हुए, कुछ लाचार बेचारे बच्चे थे, या कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था कि हम खराब स्थिति में हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। मुझे डांट पड़ती थी, मेरे नेफ्यूज को डांट पड़ती थी, सबको मार पड़ती थी, सबसे मरती थी। चंचल स्वभाव के थे या शांत थे आप? नहीं, थोड़ा सा शांत तो नहीं था मैं कभी। अच्छा। शांत तो नहीं था, बट देखिए एक तो क्या है कि हम लोग घर में नहीं रहते थे। अब जैसे सबको आपको पता होगा, आज से 30-40 साल पहले बच्चे घर में कहाँ रहते थे, हम लोग बाहर बाग में घूमते रहते थे, गली में भागते रहते थे, उस तरीके का था। क्योंकि घर में ना टीवी था, ना एंटरटेनमेंट थी, ना और कुछ था, ना फिल्में थी। जो कुछ है आपको बाहर करना। जैसे फिल्में ही बच्चों को कहाँ दिखाते थे, कभी कभार पेरेंट्स ले गए तो ले गए। जैसे जो 2-4 फिल्में मैंने देखी हैं, जैसे एक वो क्या था, चोर मचाए शोर, मुझे याद है, हम लोग सब ले जाए गए थे देखने। तो मुझे मालूम है कि यार बचपन में ये फिल्में देखी थी। शोले हम लोग गए थे देखने, तो मुझे अभी भी याद है कि हम लोग शोले गए थे देखने। अब तो इतनी फिल्में देख ली हैं, ये नहीं याद आता कि 2 दिन पहले क्या देखी थी। तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट था, ये अलग है। हर आदमी अपने समय में बड़ा बड़ा सीएम के आप बेटे थे, तो कुछ अलग महसूस होता था आपको, या आपको लगता था नो आई एम एज गुड एज अदर किड्स अराउंड? नहीं, ऐसा कुछ ऑब्वियसली उसमें कुछ एडवांटेजेस तो होते हैं, यू नो, यू गेट एक्सेस टू थिंग्स दैट अदर्स डोंट। तो वो एक प्रिविलेज पोजीशन तो है, और आपको रियलाइज करना चाहिए कि आप प्रिविलेज का मिसयूज मत करो, बट आपको अवेयर तो होना चाहिए ना कि आप प्रिविलेज्ड हो। खाने में क्या अच्छा लगता है सर? अभी सब कुछ। अच्छा, और गाने वाने से पसंद करते हैं? नहीं, मैं गा नहीं सकता। म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे, इंडियन क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल बहुत पसंद है। फिल्म का भी सुनता हूँ, सेमी क्लासिकल बहुत सुनता हूँ। जैसे गजल बहुत अच्छी थी, पसंद नहीं आती, पर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। पोइट्री बहुत अच्छी लगती है, शायरी बहुत अच्छी लगती है। कुछ कभी लिखा भी है सर? लिखा भी है? नहीं, मैं लिखता नहीं। अच्छा, बट इसका मजा बहुत आता है। मतलब म्यूजिक, मुझे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ म्यूजिक अगर सुनता रहूं तो आई फील नाइस। तो कल्चरली मैं एक्टिव रहता हूं। हमारी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, वी ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट्स, बट ट्रेडिशनल कल्चर में, तो उसमें कुछ ना कुछ करते हैं। एंड सर, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? अभी क्योंकि अगले चुनाव में तो बहुत लंबा समय, और सक्रिय राजनीति में रहते हुए केंद्र के हिसाब से भी अगर देखें तो आपकी भूमिका क्या है? एक हमारा एक तो क्लियर है कि अगले 3-4 साल में जो भी अपने स्तर पे कोई पार्टी से क्या डायरेक्शन मिलता है, नहीं मिलता है, दिल्ली में कांग्रेस को खड़ा करना, और जो भी हम कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले भी पूरे हिंदुस्तान में लेक्चर्स के माध्यम से, टॉक्स के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से कांग्रेस के बारे में बात करता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत काम करता रहा हूँ, और संस्थाओं के साथ, लोगों के साथ वो अपना कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि अभी दिल्ली में समझ लो 1 साल तो छुट्टी है, भाई नई सरकार आती है तो क्या आप कूदो फांदोगे सड़क पर, तो वो मौका है। लेकिन दिल्ली में स्ट्रेंथन करना कांग्रेस को, टू एंश्योर कि नेक्स्ट इलेक्शन में वी आर अ रियली फाइटिंग पार्टी, समबडी टेक्स अस सीरियसली, और मौका मिले तो वी फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। और नेशनल लेवल पर जो भी मैं कर सकता हूं पार्टी के लिए, कम से कम अपनी तरफ से करूं। Will you be accompanying in the Bihar election also? The coming देखिए, election, no? बिहार का मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, मैं बिहार कभी पॉलिटिकली गया भी नहीं हूँ। पार्टी क्या काम देती क्या नहीं देती वो पार्टी के ऊपर है, दैट लेट द पार्टी डिसाइड। पर मैं ज़्यादातर आई बीन इन्वॉल्व मोर इन दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, यहीं अपना कुछ ना कुछ करता रहूँगा।
थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने बहुत अपना प्रीशियस वक्त दिया और बड़ी बेबाकी से आपने बात किया। मुझे एक व्यक्ति के तौर पे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।